लाइव है। हेलो हेलो हेलो, गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून। चैट्स क्यों नहीं दिख रहे? हेलो हेलो हेलो, गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। यस यस यस, ऑल माय प्यारे प्यारे जग से न्यारे बच्चों को, क्या आपकी प्यारी 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 जग से न्यारी मैम नजर आ रही हैं? यस एवरीबॉडी, ऑल माय सपोलास इन द हाउस। कुछ बच्चे को डाउट होता है कि सपोला क्यों बोलती है मैम हमें, क्योंकि कभी कभी बेटा कुछ बच्चे बड़े जहरीले क्वेश्चंस पूछते हैं, इसीलिए सपोला नाम दे दिया है मैंने अपने सारे बच्चों को, चाहे लक्ष्य के हो चाहे अर्जुनास के हो। यस यार, मेरे बस ये ग्रीन टी याद से भिजवा देना, ठीक है? तो क्या बेटा हम शुरू करें? आज हमारा बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन खत्म होने वाला है, और आज बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन जब खत्म होगा ना, तो हमने जितनी भी 4 क्लासेस को पढ़ा है अभी तक, उसको मैं एक टेबल फॉर्म में दूंगी। तो आप हैरान हो जाएंगे कि जितना भी कुछ हमने बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में पढ़ा वो सिर्फ एक टेबल में कंप्लीट हो जाएगा। उस टेबल को बेटा बना के एक मतलब एक A4 शीट में भी बन जाएगी, अगर उससे बड़ा थोड़ा चार्ट पेपर लगा बना के उससे अपने दीवार पे बेटा चिपका देना, और दीवार पे चिपकाने के बाद में ना उसको डेली पढ़ना, ठीक है? तो उससे तुम्हारा बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्लियर हो जाएगा। लेकिन हमने इतनी 4 क्लासेस में उसे क्यों कवर किया? क्योंकि एक तो तुम्हारे बेसिक्स क्लियर नहीं थे, और दूसरी बात बेटा हर एक चीज को हमें थोड़ा सा समझने के लिए डिटेल में पढ़ना होता है, बट एट द एंड ऑफ द डे अगर तुम उसको शॉर्ट में एक जगह पे लिखना चाहते हो तो दिस इज द बेस्ट वे, ठीक है? बाकी मैंने तुम्हारे मोस्ट कॉमन डाउट्स के कुछ आंसर्स दिए थे, जो कुछ अच्छे भी डाउट्स थे। मैंने ये भी देखा कि तुम लोगों ने कमेंट को लाइक किया, यानी कि तुमने वो डाउट्स देखे हैं कि मैंने आंसर करे हैं, तुम लोगों ने देखा होगा, राइट? यस। तो क्या 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 मेरे सारे बच्चे तैयार है आज के लेक्चर के लिए? और कल का एक क्विक रिवीजन करते हैं। तो सारे मेरे बच्चे बताएंगे मुझे हाउ इज द जोश इन द चैट बॉक्स, ऑल माय प्यारे बच्चे। और शुरू करेंगे बेटा आज का लेक्चर, लेकिन पहले हम करेंगे समाप्ति एक्सप्रेस, और हम समाप्ति एक्सप्रेस से पहले पिछली क्लास का क्विक रिवीजन करेंगे। बेटा बच्चे का इंटरव्यू देखा था जो मैंने तुम्हें कहा था रैंक 1 आई है, देखा है? ठीक है, चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, वाह 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 वाह, बहुत सही बहुत सही बहुत सही। तो बेटा कल हमने 2 चीजें पढ़ी थी बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन की। शाबाश मेरे बच्चों, शाबाश मेरे बच्चों, बहुत सही। तो कल हमने बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन की बेटा 2 चीजें पढ़ी थी। एक हमने पढ़ा था, आप मुझे आंसर देते रहना, ठीक है? एक हमने पढ़ा था मैम जर्म लेयर के बारे में, और एक बेटा हमने किसके बारे में पढ़ा था? एक हमने पढ़ा था सीलोम के बारे में। देखो समाप्ति एक्सप्रेस से फायदा सिर्फ उन्हीं लोगों को होगा जो बिना समाप्ति एक्सप्रेस के भी खुद से भी सेल्फ स्टडी किए होंगे कल के टॉपिक को, और क्लास में जिन्होंने ध्यान से सुना होगा। अदरवाइज समाप्ति एक्सप्रेस का कोई फायदा नहीं है, फिर समाप्ति एक्सप्रेस से बेटा समाप्ति हो जाएगी, ठीक है? क्योंकि ये फास्ट डिवीजन है ना, तो पढ़ के आए होगे तो फायदा होगा, है ना? अभी बेटा जर्म लेयर की क्या इंपॉर्टेंस थी, आप मुझे कमेंट्स में बताओ कि जर्म लेयर की क्या इंपॉर्टेंस थी। एक स्पर्म था, एक ओवा था, और जब वो फ्यूज करता था तो एक जाइगोट बनता था, और जाइगोट बेटा डिवाइड करता था 2 सेल स्टेज, 4 सेल स्टेज, 8 सेल स्टेज, और एक स्टेज आती थी। हालांकि आपको 11th क्लास में इस चैप्टर में उन स्टेजेस के नाम से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आप ह्यूमन रिप्रोडक्शन 12th क्लास में उसके बारे में पढ़ोगे, बट जर्म लेयर समझाने के लिए मैंने तुम्हें बताई थी। एक स्टेज था जिसे बोलते हैं गैस्ट्रुला, जिसमें 3 लेयर्स में सेल्स अरेंज थे। शाबाश। लेकिन क्या जरूरी है कि 3 लेयर्स में ही अरेंज होंगे टू फॉर्म द बॉडी पार्ट्स? ये होनी चाहिए बेटा तुम्हारे आंसर्स की स्पीड, ये होनी चाहिए जो एक्चुअल में आ रही है, और ये लास्ट डे तक यही रहनी चाहिए, ठीक है? बहुत बढ़िया। तो जरूरी थोड़ी है कि 3 लेयर्स ही होती है। मैंने आपसे कहा था जर्म लेयर के बेसिस पर आप 2 प्रकार के एनिमल्स बोलते हैं, डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स, और एक बोलते हैं बेटा ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। ये शब्द तुम्हें चिल्ला चिल्ला के अपने बारे में बता रहे हैं बच्चों। क्या बता रहे हैं? कि मेरे पास डिप्लो यानी कि 2 जर्म लेयर है, मेरे पास ट्रिप्लो यानी कि 3 जर्म लेयर है। डिप्लो का मतलब 2 जर्म लेयर, यानी कि सबसे बाहर की तरफ जो लेयर एक्टोडर्म, सबसे अंदर की तरफ जो लेयर वो है एंडोडर्म। और अगर डिप्लो एनिमल होता है तो उसके एक्टो और एंडो के बीच में एक नॉन सेल्यूलर, जो सेल्स का नहीं बना, जेली लाइक मीजोग्लिया इज प्रेजेंट। तो वहां पे एक्टो और एंडो से बेटा अलग अलग पार्ट्स बन सकते हैं, ठीक है?
ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल 3 जर्म लेयर, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, ये सेल्यूलर लेयर है और सेल्स है। अल्टीमेटली इन्हीं से जाके क्या बनता है, ऑर्गन बनता है। ये हम ऐसा क्यों बनाते हैं, ये हम सेक्शन बनाते हैं, ये हम सेक्शन बनाते हैं उस स्टेज का। गैस्ट्रुला बॉल जैसा जो दिखता है उसको हम काटते हैं तो ऐसी शक्ल दिखती है। आपको एक बात बताऊं बेटा, ये सेंटर में जो छेद दिख रहा है ये क्या है, ये सेंटर में जो छेद दिख रहा है ये छेद पता है किसका छेद है, ये छेद है अगर किसी भी एनिमल के अंदर एलिमेंट्री कैनाल मिलेगी। एलिमेंट्री कैनाल मतलब तुम्हारी ये वाली कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल। जब तुम एलिमेंट्री कैनाल को ऐसे काट दोगे, इमेजिन करके देखो तो ऐसा ऊपर से व्यू करोगे तो गोल आएगा ना, गोल आएगा ना, ऐसा छेद दिखेगा। तो वो गोल जो है ना वो तुम्हारा एलिमेंट्री कैनाल, प्रिमिटिव मतलब जो पहले एम्ब्रियोनिक लाइफ में बना था, ये उस छेद को ना रिप्रेजेंट करता है। इसे गट बोलते हैं। गट का मतलब एलिमेंट्री कैनाल, प्रिमिटिव एलिमेंट्री कैनाल यानी कि जो एम्ब्रियोनिक लाइफ में बनी है। क्या सारे बच्चों को क्लियर हुआ? प्रिमिटिव, प्रिमिटिव मतलब जो एम्ब्रियोनिक, क्योंकि हम एम्ब्रियो का ही तो बेटा वो कर रहे हैं ना, एम्ब्रियो का ही तो सेक्शन कर रहे हैं। आप चाहो तो इसे लिख सकते हो कि बीच में जो छेद है वो एक्चुअल में वो बॉल लाइक स्ट्रक्चर को तुमने गैप किया, यानी ये गट बन रहा था, ये एलिमेंट्री कैनाल बन रही है। समझ में आ रही है बात? यस, ट्रिप्लोब्लास्टिक क्लियर हो गया। फिर एग्जांपल्स मैंने बताए थे। बच्चों का जो डाउट था मैम पॉरीफेरा, पॉरीफेरा में एक्चुअली कोई डिफाइंड जर्म लेयर नहीं होते, इसलिए उसे हम किसी कैटेगरी में नहीं डालते हैं, ना डिप्लो में ना ट्रिप्लो में। सीलेंट्रेटा और टीनोफोरा ये दो बहनें जो थी वो किस में फॉल करती थी बेटा? डिप्लोब्लास्टिक में। यूजुअली ये बहनें साथ ही रहती है। और ट्रिप्लोब्लास्टिक स्टार्ट्स फ्रॉम प्लैटीहेल्मिन्थेस अप टू फाइलम कॉर्डेटा। जर्म लेयर पढ़ने के बाद बॉडी कैविटी यानी कि सीलोम पढ़ना काफी आसान हो जाता है। सीलोम बेटा 3 तरीके से हमने पढ़े थे, ए सीलोमेट, स्यूडो सीलोमेट एंड बेटा यू सीलोमेट। और ये बाकी 2 सीलोम को समझने के लिए यानी कि ए सीलोमेट और स्यूडो को समझने के लिए ट्रू सीलोम समझना बेहद जरूरी है। देखो बेटा बॉडी में कैविटी हो सकती है, क्योंकि आप लोग का एक डाउट आ रहा था जिसका मैंने आंसर भी दिया था कमेंट्स में। कैविटी यानी कि बॉडी के अंदर खाली स्पेस हो सकती है, लेकिन क्या हर खाली स्पेस को तुम बेटा वो बोलोगे, क्या बॉडी कैविटी बोलोगे, ट्रू बॉडी कैविटी बोलोगे? क्या हर स्पेस को ही बॉडी कैविटी बोलने लग जाओगे? नहीं। ट्रू बॉडी कैविटी के पर्टिकुलर डेफिनेशन होती है। ट्रू बॉडी कैविटी की एक डेफिनेशन होती है, बॉडी के अंदर खाली स्पेस हो सकते हैं बट जरूरी नहीं है कि वो ट्रू सीलोम हो। व्हाट इज गट? समीक्षा बेटा आप ध्यान से नहीं सुन रहे हो। गट का मतलब मैंने बोला ना एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल आपका एलिमेंट्री कैनाल। तो आप बेटा जी मैंने आपसे ट्रू सीलोम समझाते वक्त, यू सीलोम समझाते वक्त मैंने तुमसे कहा था, यू सीलोम समझाते वक्त मैंने तुमसे कहा था क्या कि यार ट्रू बॉडी कैविटी वो होती है जिसके दोनों तरफ मेसोडर्म हो। यस, जिसके दोनों तरफ मेसोडर्म हो। अगर कैविटी यहां प्रेजेंट है तो उसके अंदर की तरफ भी मेसोडर्म और बाहर की तरफ भी मेसोडर्म होती है। मेसोडर्म की स्प्लिटिंग से, मेसोडर्म की स्प्लिटिंग से बनता है आपका ट्रू बॉडी कैविटी। यानी कि अगर कोई एनिमल डिप्लोब्लास्टिक है यानी कि सीलेंट्रेटा और टीनोफोरा या फिर पॉरीफेरा भी, उसके केस में तो हम यार सीलोम की बात ही नहीं करेंगे, ए सीलोमेट, क्योंकि उनमें तो मेसोडर्म होता ही नहीं है। क्योंकि जब मेसोडर्म स्प्लिट करता है तब जाके बेटा एम्ब्रियोनिक लाइफ में जब स्प्लिट कर रहा है तब जाके तुम्हारी बॉडी कैविटी बन रही है, उनमें तो है ही नहीं। लेकिन तुम आश्चर्य हुए थे जब हमने प्लैटी को भी बेटा क्या बोला था, प्लैटीहेल्मिन्थेस को भी बोला था ए सीलोमेट। कारण क्या था? कारण क्या था बेटा? कारण यह था कि उसका मेसोडर्म सॉलिड होता है। यस, उसका मेसोडर्म जो है वो सॉलिड होता है। आपको कंफ्यूजन था कि मैम अगर मेसोडर्म सॉलिड है तो ऑर्गन कैसे बन रहे हैं? अरे भाई ऑर्गन तो जर्म लेयर से बन रहे हैं ना, और वो ऑर्गन तो मेसोडर्म से भी बनेंगे, एक्टो से भी बनेंगे, एंडो से भी बनेंगे, पर ट्रू बॉडी कैविटी उसके पास नहीं है ही नहीं, कोई बॉडी कैविटी नहीं है, स्यूडो भी नहीं है, ट्रू भी नहीं है। ठीक है, मेसोडर्म डज नॉट स्प्लिट। अब बेटा स्यूडोसीलोम के केस में आपने देखा था कि ये एंडोडर्म, ये एंडोडर्म, ये एक्टोडर्म, और इन दोनों के बीच में मेसोडर्म जो है स्प्लिट करना चालू करती है, बट पाउचेस के, थैलों के फॉर्म में, थैली जैसे बेटा मेसोडर्म के पाउचेस दिखते हैं बिटवीन एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। एंड द ओनली एंड ओनली फाइलम, द ओनली एंड ओनली फाइलम जिसके पास स्यूडोसीलोम था, दैट वाज फाइलम एस्केहेल्मिन्थेस। एस्केहेल्मिन्थेस। समझ आ रही है बात मेरे बच्चों? यस मेरे प्यारे प्यारे जग से न्यारे बच्चों को मैं एक बार ये एनसीईआरटी की भी रीडिंग करा देती हूं। डायग्राम देख के तो समझ में आ रहा है। देखो ये मेसोडर्म, ये दिखाया एक्टोडर्म, ये दिखाया एंडोडर्म, और ये रेड वाली बेटा
ये सीलोम के अराउंड जो आपको मीजोडर्म की लाइनिंग दिख रही है, ये भी मीजोडर्म ही है बेटा। ये रेड कलर से जो दिखाया है, हमने कंप्लीटली ऐसे करके डिवाइड करके दिखाया, पर इन्होंने दिखाया है कि आगे जाके इसी तरीके से प्रेजेंट होती है। इस लाइन से कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो ये पूरा क्या है बेटा, बॉडी कैविटी, इसके अंदर भी मीजोडर्म, बाहर भी मीजोडर्म। लेकिन यहां देखोगे तो क्या है, पाउचेस के फॉर्म में आपका क्या है, मीजोडर्म प्रेजेंट है। ये स्यूडोसीलोम, ये तो मीजोडर्म ही सॉलिड है, तो ऑफकोर्स ए सीलोमेट। हमने क्या बोला, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ अ कैविटी बिटवीन द बॉडी वॉल एंड गट वॉल इज वेरी इंपॉर्टेंट इन क्लासिफिकेशन। एक मैंने सपोला मतलब अर्जुना की फोटो दिखाई थी तुम लोगों को, अर्जुना का मुंह बना के दिखाया था इस तरीके से, अगर तुम्हें याद हो तो ये वाली लाइन से तुम्हें मतलब समझ में आएगा कि इस तरीके का मुंह बनाया था ना बेटा हमने, कुछ इस तरीके का मुंह बनाया था कि नहीं। और फिर हमने दिखाया था इस तरीके से गट, गट मतलब तुम्हारा एलिमेंट्री कैनाल, और ये है तुम्हारी बॉडी वॉल। फिर मैंने तुमसे कहा था ये क्या है, तुम्हारा सीलोम, कहा था कि नहीं। तो यही तो बोला है, प्रेजेंस ऑफ अ कैविटी बिटवीन बॉडी वॉल एंड गट वॉल इज वेरी इंपॉर्टेंट इन क्लासिफिकेशन। फिर आगे क्या बोला, बॉडी कैविटी विच इज लाइंड बाय मेसोडर्म इज कॉल्ड सीलोम। एनिमल दैट पोजेस सीलोम और सीलोमेट, जिनके पास सीलोम होगा वो सीलोमेट बन जाएंगे। एग्जाम्पल दिए हुए हैं सारे, हमें पूरा पता है कहां से लेके कहां तक, एनेलिडा अप टू कॉर्डेटा, क्योंकि एस्केहेलमिन्थेस तो स्यूडोसीलोम हो गया। In some animal, the body cavity is not lined by mesoderm. Instead, mesoderm is present as scattered pouches between ecto and endoderm. किसी एनिमल में मेसोडर्म कंप्लीट लाइन नहीं करता है, बल्कि वो एक्टो और एंडो के बीच में पाउचेस के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, जिसे अपन स्यूडोसीलोम बोलते हैं। बेटा ये हम रिवीजन कर रहे हैं, क्योंकि ये सारा तो हम कल पढ़ चुके हैं, है ना, ये सारा हम कल पढ़ चुके हैं। साक्षी पांडे, अच्छा मैं आप लोगों से बेटा एक चीज बोलूंगी, कोई भी बच्चा बेटा क्लास में ध्यान से सुनो, मेरे को तीसरी बार ये क्वेश्चन मिल रहा है, व्हाट इज गट। अब बेटा आपको ध्यान से सुनना है क्लास में क्या बोल रहे हैं, मैंने बहुत बार एक्सप्लेन किया, गट मतलब तुम्हारा एलिमेंट्री कैनाल। लिसन केयरफुली बेटा, लिसन केयरफुली, ठीक है। Such a body cavity is lined by pseudocoelom and the animal possessing them are called pseudocoelomate. Example है Aschelminthes. And animal in which the body cavity is absent, they are acoelomate. Example दिया Platyhelminthes. ठीक है, तो बस यहाँ तक हो चुका है बेटा आपका सीलोम डिस्कशन। यहां तक किसी को कोई दुख दर्द समस्या है तो पहले आप मुझे बताइए, फिर हम नंबर 5 करेंगे। ये वर्ड जो है इट इज नॉट इन एनसीईआरटी, नॉट इन एनसीईआरटी। ये वर्ड जो है बॉडी प्लान वाला, ये एनसीईआरटी में दिया नहीं हुआ है, तो हम पढ़ क्यों रहे हैं ये मैं अभी आपको समझाऊंगी। पहले मेरे को बताओ बेटा, यहां तक किसी को मौत तो नहीं आ रही? यस एवरीबॉडी, यस इज एवरीबॉडी बोल रही हूँ, यस एवरीबॉडी। कभी कभी मैं कुछ लोगों के कमेंट्स पढ़ रही थी जो ये कह रहे थे कि मैम कुछ बच्चे फालतू का स्पैम कर रहे हैं, मैंने तुम्हारी क्लास में पढ़ा था और कि दूसरे क्लास में भी कहते हैं कि रिपीट कर दो या ये बता दो या स्लो लिखवाओ, और वो फालतू में बोलते हैं मैम हमारा टाइम वेस्ट होता है, हमने लिख चुका होता है। हालांकि मैं अपनी क्लास में बेटा, आप मेरी बात मानिए कि मैं थोड़ा सा टाइम देती हूँ लिखने का, क्योंकि कई बच्चे बेटा सुन रहे होते हैं जब मैं बोल रही होती हूँ, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा टाइम दूंगी, पर स्पैमर्स बेटा स्पैमिंग मत करना, ठीक है। यस, चलो नो मौत, चलो बहुत ही बढ़िया। अब देखो बॉडी प्लान एनसीईआरटी में डायरेक्टली दिया नहीं हुआ है, बट इनडायरेक्टली है। कहां दिया हुआ है ये आप मुझे खुद ही आंसर कर पाएंगे जब मैं इससे रिलेटेड जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है वो आपको बताऊंगी, ठीक है। बट नॉट इन एनसीईआरटी, बट यू हैव टू रीड इट, बट डू रीड दिस, ठीक है। मैं जहां जहां अतिरिक्त ज्ञान लिख देती हूं या एक्स्ट्रा ज्ञान लिख देती हूं वो आप डेफिनेटली बेटा स्किप कर सकते हैं, बट जहां मैं आपको बोल रही हूं ये आप पढ़ सकते हो, तो इसको जरूर पढ़ना, ठीक है। यस यस, अब देखो बेटा, ठीक है। अब देखो बेटा, बॉडी प्लान जो है ये मैं आपको बेसिक वही 2 टाइप का बताऊंगी जो आपके काम का है, ठीक है, जो आपके काम का है। जैसे कौन कौन से आपके काम का है, मैं फ्लो चार्ट के फॉर्म में बता रही हूं बेटा, फ्लो चार्ट के फॉर्म में बता रही हूं, ठीक है। तो मैं, हालांकि आप डिटेल में जाओगे तो 3 तरीके के बॉडी प्लान्स होते हैं, बट आपके काम का नहीं है, आपके जो काम का है बस उतना ही हम बताएंगे। 2 तरीके के बॉडी प्लान्स आप मेनली देखते हो बेटा। एक जो होता है जिसे बोला जाता है बेटा, जिसे बोला जाता है ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान, और एक बोला जाता है ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान।
देखो ये वर्ड जो है ना एनसीईआरटी में यूज हुआ है, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान, ब्लाइंड सैक जो वर्ड है वो एनसीईआरटी में यूज किया हुआ है, इसीलिए तुम्हें ये वर्ड जानना बहुत जरूरी है, इसीलिए मैंने लिखा है कि ये आप पढ़ लेना, ठीक है, क्योंकि ये बहुत आसान भी है और ये तुम्हारे आगे के कुछ टॉपिक्स की क्लैरिटी भी तुम्हें देगा। तो ऑफ कोर्स ये तुम्हारे लिए पढ़ना कोई दुख वाली बात नहीं है और डिफिकल्ट बात नहीं है, लेकिन आप मुझे कुछ कुछ आंसर्स बताएंगे, मैं देखती हूँ कि आप कितना सोच पा रहे हैं, आप कितना एप्लीकेशन कर पा रहे हैं, ठीक है। मेरे को एक बात बताओ, मैम वी हैव टू मेक दिस, यस यू हैव टू मेक एवरीथिंग दैट आई एम राइटिंग ऑन बोर्ड अंटिल आई एम आस्किंग यू नॉट टू राइट इट। अब मेरे को बताओ बेटा, ब्लाइंड एंड किसको बोलते हैं? ब्लाइंड एंड किसको बोलते हैं? ब्लाइंड ट्यूब किसे बोलते हैं? एक बार मेरे को बताओ, जल्दी बताओ, ब्लाइंड ट्यूब किसे बोलते हैं? यस ब्लाइंड ट्यूब, वेरी गुड शिवानी ने कहा है वन ओपनिंग, वेरी गुड यार। मैम सीकम इज ब्लाइंड सैक, कार्तिक बेटा वेरी गुड, रितिका, नितिन, आयशा वेरी गुड यार, वेरी गुड यार, बहुत सारे बच्चे सही आंसर बोल रहे हैं। बेटा देखो ब्लाइंड ट्यूब का मतलब होता है ऐसी कोई भी ट्यूब जिसका एक ओपन एंड हो, एक क्लोज्ड एंड हो। अगर मैं बोल रही हूं बेटा कोई एक ट्यूब है मेरे पास और मेरी इस ट्यूब के बेटा दोनों ओपन छोर हैं, शाबाश, बहुत सारे बच्चों का अब आंसर आ रहा है। अगर मैंने ऐसा कोई ट्यूब बोला बेटा जिसके बेटा दो जो है ओपन एंड्स हैं, तो ऐसी ट्यूब कहलाती है नॉर्मल ट्यूब। लेकिन अगर मैं इसे ब्लाइंड ट्यूब बोल रही हूं तो यानी कि मैंने इसका एक एंड क्या कर दिया है, क्लोज। इसके पास सिर्फ अगर एक ओपन एंड है तो ऐसी एंड को मैं ब्लाइंड एंड बोल सकती हूं जिसकी सिर्फ एक ओपनिंग हो। क्या मेरी बात समझ में आई? बेटा मेरे को 1 सेकंड टाइम देना। हाँ बाबा, यस तो मैं क्या बोल रही हूँ बेटा, ब्लाइंड ट्यूब का क्या मतलब है? ब्लाइंड ट्यूब का मतलब है जिसका सिर्फ एक ओपन एंड हो, ठीक है। और नॉर्मल ट्यूब क्या होती है? जिसकी दो ओपन एंड्स होते हैं, ठीक है। अब देखो जिनका ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान होती है बेटा, उनके बॉडी में भी सिर्फ एक ओपनिंग होती है। अगर आप उनकी बॉडी को ध्यान से ऑब्जर्व करोगे, सपोज मैं ये उसकी बॉडी बना रही हूं, ठीक है, एग्जैक्टली यही शेप होगा बॉडी का, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आप समझना, मेरी बात समझने की कोशिश करना। ये मैं उसकी बेटा बॉडी बना रही हूं, किसी भी एनिमल की बॉडी वॉल, और ये मैं उसका क्या बना रही हूं, सपोज गट, ये मैं उसका गट बना रही हूं, ठीक है। इस तरीके से मत बनाओ, ऐसे थोड़ा और बेसिक बना सकते हो। हाँ ऐसे ही बना लो सिर्फ। ये मैं दिखा रही हूं किसी भी एनिमल को जिसमें वन ओपनिंग, प्रेजेंट। आप मेरे साथ साथ में बनाओ बेटा। एक्ट एज अ माउथ, एक्ट एज अ माउथ as well as anus, as well as anus। आप मेरे को एक चीज सोच के अपने आप को रिलेट करके बताना। आप मेरे को अपने तरह बेटा रिलेट करके बताना। आप मुझे अपने आप को इमेजिन करके बताओ, क्या हमारी बॉडी में फूड की एंट्री और फूड की एग्जिट के लिए एक सिंगल कॉमन पॉइंट है या दो अलग अलग पॉइंट्स है? आप अपने आप को इमेजिन करके बताओ। अपने आप को मतलब हम कोऑर्डिनेट्स की बात कर रहे हैं बेसिकली। क्या हमारी फूड की एंट्री और एग्जिट, फूड की तो एग्जिट नहीं होगी, फीकल मैटर की एग्जिट होगी, क्या उसकी एग्जिट के लिए बेटा हमारे पास एक सिंगल पॉइंट होता है या दो अलग अलग पॉइंट्स होते हैं? एक बार मेरे को सोच के बताना। यस अलग अलग पॉइंट्स होते हैं, राइट। हम बेटा ऐसे तो नहीं दिखते हैं कि जिसकी बॉडी में एक सिंगल ओपनिंग होती है, नहीं ना। लेकिन कुछ एनिमल्स होते हैं। आप अगर सीलेंट्रेटा फाइलम को देखो या फिर आप टीनोफोरा फाइलम को देखो,
उनकी बॉडी में सिर्फ एक ही ओपनिंग होती है जो माउथ की तरह भी एक्ट करती है, जो एनस की तरह भी एक्ट करती है। और ये इनके एलिमेंट्री कैनाल के बारे में भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कह रही है जो मैं आगे तुम्हें समझाऊंगी। नो मैम, 2 डिफरेंट पॉइंट्स है। वेरी वेरी गुड। लेकिन कुछ एनिमल जिन्हें तुम ब्लाइंड सैक इसीलिए बोल रहे हो, सैक तुम्हें समझ में आ रहे थैले जैसा, और एक ही सिंगल ओपनिंग प्रेजेंट है जिसमें से बेटा चीजों की एंट्री भी होगी, एंट्री भी इसी से हो रही है, और किसी सामान का अगर एग्जिट भी कराना है तो वो भी बेटा इसी से हो रही है। एक ही ओपनिंग है तो सिंगल ओपनिंग एक्ट एज अ माउथ, सिंगल ओपनिंग एक्ट एज अ एनस। ये बेटा डेफिनेशन है ब्लाइंड सैक की। और ब्लाइंड सैक टाइप का बॉडी प्लान होता है आपके 2 फाइलम्स में, दैट इज सीलेंट्रेटा। ये 2 बहनें बेटा देखना आप ज्यादातर साथ ही रहती हैं। सीलेंट्रेटा और टीनोफोरा जो है इनका कैरेक्टर यूजुअली आप देखोगे एक जैसा ही है, ठीक है। इनके पास देखो टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था, ये दोनों ही एसिलोमेट थे, है ना। और क्या पढ़ा आपने इसके अलावा, इन दोनों में डिप्लोब्लास्टिक जॉर्म लेयर थी, और ये दोनों ही कैसे थे, ये दोनों ही रेडियली सिमेट्रिकल थे, और ये दोनों ही देखो क्या है, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। तो ये दोनों बेटा क्या है, ये दोनों ज्यादातर बहनें साथ ही रहती है, सोल सिस्टर्स, ठीक है। अभी देखो आप ब्लाइंड सैक की तरह ही ट्यूब विद इन ट्यूब को भी समझ सकते हैं। कैसे समझ सकते हैं? सबसे अच्छा एग्जांपल इसका मैं पेन से समझा सकती हूँ। जैसे आप बेटा अपने आपके पास पेन तो होगा ही ना, ऑफ कोर्स पेन होगा, कैसी बातें कर रही हूं मैं, पेन से ही तो लिख रहे हो। तो पेन से बेटा आप इस चीज को, ट्यूब विद इन ट्यूब को बहुत अच्छे से समझ सकते हो। जिन भी फाइलम्स में बेटा ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान दिखता है उसे ट्यूब विद इन ट्यूब क्यों बोला जाता है? हाँ मैम, प्लैटीहेल्मिन्थेस भी होगा ना। अरे 2 मिनट रुको, कंप्लीट तो करने दो, ठीक है। ऑफ कोर्स प्लैटीहेल्मिन्थेस भी है, 2 मिनट दो, लिखवाऊंगी तुम्हें एग्जाम्पल। 2 बहनों को पहले साथ में लिखा है। बेटा अपने पेन को देखो, अपने पेन को थोड़ा ऑब्जर्व करो। आप देखोगे पेन की जो बॉडी है वो एक ट्यूब जैसी दिख रही है। पेन की जो बॉडी है वो एक बेटा ट्यूब जैसी दिख रही है, यस। पेन की जो बॉडी है वो ट्यूब जैसी दिख रही है, यस। अब अगर मैं बोलूं कि आपकी भी जो एक बॉडी है उसको आप एक ऐसा एज अ ट्यूब मान लो, आपकी बॉडी को एज अ ट्यूब मान लो, ठीक है। नॉर्मल ट्यूब भी मान सकते हो, इस तरीके के ट्यूब। हालांकि तुम ऐसे ट्यूब जैसे तो नहीं दिखते हो, ऑफ कोर्स सी बात है। आपकी बॉडी वॉल को एक ट्यूब मान लो, आपकी बॉडी को एक ट्यूब मान लो। हालांकि तुम ऑफ कोर्स ट्यूब जैसे नहीं दिखते हो, कोई सैक एग्जैक्टली ऐसा नहीं दिखता होगा, बट ऐसे मान सकते हो। इस पेन के अंदर एक और बेटा तुम्हें रिफिल दिख रहा है, तो एक ट्यूब एंड अनदर ट्यूब। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? एक ट्यूब एंड अनदर ट्यूब। सो कैन यू सी ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। सो ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। क्या ये बात समझ में आ रही है? क्या ये बात आप लोगों के समझ में आ रही है कि इसे ट्यूब विद इन ट्यूब क्यों बोला जाता है? बॉडी वॉल को एक ट्यूब मान लो और आपके एलिमेंट्री कैनाल को एक और अनदर ट्यूब मान लो, तो ऐसा लगेगा कि ट्यूब के अंदर ट्यूब है, तो ऐसा लग रहा है ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। एम आई क्लियर? ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। और अगर आप ट्यूब विद इन, ये मैंने क्या बोला बच्चों? ये मैंने क्या बोला बेटा? ये मैंने बोला आपका बॉडी वॉल है। ये मैंने बोला बच्चों क्या? आपका बॉडी वॉल है। ये आपका गट है, जो बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन हो रही थी। गट मतलब क्या? एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल। समझ आ रही है बात? और ऑफ कोर्स ये 2 बहनें तो साथ में है ही, लेकिन तुम मेरे बताने से पहले ही बेटा आंसर देते हो। चलो पढ़ के आए होगे तो बहुत अच्छी बात है। मैं आपको ये बता दी, ये दोनों बहनें हमेशा साथ रहती हैं, लेकिन इस बार ही इन बहनों के साथ में एक और भाई भी साथ में, प्लैटीहेल्मिन्थेस। यूजुअली आप देखोगे कि सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा के कैरेक्टर एक जैसे होते हैं, लेकिन ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान के लिए बेटा इवन प्लैटीहेल्मिन्थेस भी ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान होता है, ठीक है। तो आप इसको भी ऐड कर सकते हो साथ में कि इस बार ये भाई भी बेटा इन दोनों बहनों के साथ हो गया है, ठीक है। अब ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान है तो ऑब्वियसली 2 सेपरेट ओपनिंग्स, एक ओपनिंग, 1 ओपनिंग एक्टिंग लाइक अ माउथ, और जो दूसरा ओपनिंग है दैट एक्ट एज अ एनस। तो 2 अलग अलग बेटा बॉडी के अंदर ओपनिंग प्रेजेंट है। क्या समझ लग रहा है सभी को? क्या समझ लग रहा है सभी को? यस एवरीबॉडी, यस एवरीबॉडी, समझ लग रहा है सभी को? कितना आसान है बेटा ये समझना।
तो आप अब मेरे को बता पाएंगे कि मैंने तुम्हें ये बॉडी प्लान क्यों बताया? क्या तुम्हें इससे बेटा, यस निखिल बेटा वेरी इंटरेस्टिंग, ऑफ कोर्स एशके हेलमिंथेस से लेके कॉर्डेटा तक ट्यूब विद इन ट्यूब। तो आप मुझे बताओ क्या इस वाले कैरेक्टर से तुम्हें एक और चीज के बारे में समझ आ रहा है, एलिमेंट्री कैनाल के बारे में? हम लोगों के पास कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल होती है, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। क्यों? कंप्लीट का मतलब होता है आपके पास 2 ओपनिंग होनी चाहिए। कंप्लीट का मतलब आपके पास 2 ओपनिंग होनी चाहिए, दैट इज कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। तुम्हारे पास एक माउथ है, तुम्हारे पास एक एनस है, यानी तुम्हारे पास कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है। इन भाई साहब के पास, इन भाई साहब के पास, इन दोनों बहनजियों के पास बेटा क्या है? एक सिंगल ओपनिंग है। एलिमेंट्री कैनाल हो सकता है इनके पास, बट अगर होगा तो इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होगा, क्योंकि भैया अगर है भी डाइजेस्टिव सिस्टम कहीं ना कहीं, तो इस डाइजेस्टिव सिस्टम में एक एंड तो क्लोज है और दूसरा एंड ओपन है। ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान है, दूसरा कोई छिद्र है ही नहीं बॉडी के अंदर। तो एनिमल्स लाइक सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लैटीहेलमिंथेस, incomplete digestive system, animals like Aschelminthes up to Chordata, complete digestive system. Clear है बच्चों? Yes everybody? Yes everybody? समझ आ गई? तो यहां पे बेटा ब्लाइंड सैक, अरे यार सीरी में, सीरी जी आप चुप हो जाइए। हाँ, ओनली सिंगल ओपनिंग। आई होप बेटा क्लियर हो चुकी है ये बात आप लोगों को। 2 सेपरेट ओपनिंग्स, इसके एग्जाम्पल लिख देते हैं। इसको बेटा फटाफट से आप डन डनाडन डन कीजिए, ठीक है? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार बच्चों। इसके एग्जाम्पल है एश्केहेलमिंथेस, एश्केहेलमिंथेस अप टू कॉर्डेट्स, अप टू कॉर्डेट्स। इसको आप फटाफट से बेटा नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। पॉरीफेरा में कोई बॉडी प्लान नहीं होता, उनके पास सेल्यूलर एग्रीगेशन टाइप का बॉडी प्लान होता है, और वो मैंने इसीलिए नहीं बताया क्योंकि वो उसकी नीड नहीं है, ठीक है? क्योंकि उसकी बॉडी में बेटा टिश्यू तक तो आप पहुंच ही नहीं पाते, उस बेचारे की बॉडी के अंदर से सेल्स ही रह जाते हैं, तो उनका बॉडी प्लान प्रॉपरली डिफाइंड ही नहीं है। समझ रहे हो? उनमें ऐसा कोई एलिमेंट्री कैनाल भी नहीं है, उनके पास एक सिस्टम होता है जिसके थ्रू डाइजेशन, सर्कुलेशन, रेस्पिरेशन हो रहा होता है। तो वो बेचारा काफी प्रिमिटिव है बेटा, उसके पास ना जर्म लेयर डिफाइंड है, ना बॉडी प्लान डिफाइंड है, प्रिमिटिव है। तो क्या करे बेटा, क्या कर सकते हैं, है ना? डन 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 हो गया सभी का। इतना ठंडा कैसे हो रहा है यार? नहीं वो इस उससे, हाँ। यस एवरीबॉडी डन डन। आगे बढ़ जाएं फिर बेटा। एक बारी मेरे को थम्स अप दे दो सारे बच्चे। बेटा देखो जितनी भी चीजें हम पढ़ रहे हैं ना, एक मेरा प्रॉमिस है, आज जो मैं लास्ट में टेबल बनवाऊंगी ना, उससे तुम्हें मजा आ जाएगा कि यार जितनी भी चीजें हमने इतनी डिटेल में पढ़ी ना, उसको एक टेबल में अपन कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है? पर पेशेंस के साथ में बेटा सारी चीजें सुननी भी है, सिर्फ रटना थोड़ी है। कॉन्सेप्ट तो जरूरी है ना, कॉन्सेप्ट समझोगे तभी तो बेटा टेबल लिखोगे शॉर्ट में, तो कोई फायदा भी है, ठीक है? पक्की बात, पक्की बात। अब बेटा देखो 2 बहुत छोटी छोटी चीजें बची है, एक सेगमेंटेशन एनसीईआरटी में दिया हुआ है और एक दिया हुआ है नोटोकॉर्ड। इसके अलावा हम क्या क्या करेंगे? डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसकी तुम्हारी नीड है कि किसमें क्या होता है, ठीक है? जो तुम्हें लास्ट में यूज में भी आएगी। लेकिन सबसे पहले मैं क्या बताने वाली हूं? सेगमेंटेशन। तो ये हमारा बॉडी प्लान था नंबर 5। अब हम नंबर 6 क्या करेंगे? सेगमेंटेशन। बहुत ध्यान से सुनना, इससे क्या क्वेश्चन आता है? सिंगल एक क्वेश्चन आता है, इफ एट ऑल इसमें से क्वेश्चन बनेगा तो वही क्वेश्चन बनेगा। पहले मैं सेगमेंटेशन की डेफिनेशन लिखाती हूं, ठीक है? पहले आप मेरे साथ साथ में नोट कीजिए बेटा, मेरे साथ साथ में नोट कीजिए, मेरे साथ साथ में नोट कीजिए, ठीक है? देखो देखो, मेटामेरिक सेगमेंटेशन, मेटामेरिक सेगमेंटेशन called as metamerism, is defined as
the external, internal or both segmentation with serial repetition of at least some organs. मेरी बात सुन के देखना। अब देखो बेटा, मैं तुम्हें क्या कर रही हूं ना, मैं तुम्हें इसको समझाने के लिए एक ऐसा एग्जाम्पल दे रही हूं जो शायद तुम लोगों ने अपने डे टू डे लाइफ में देखा होगा। जैसे कि नवनीता शर्मा ने एक एग्जाम्पल दिया है, नितिन भारद्वाज ने एक एग्जाम्पल दिया है। बेटा आप मेरे को एक बात बताइए, अमीशा ने भी वही एग्जाम्पल दिया है, मीनल ने भी वही एग्जाम्पल दिया है। क्या आप लोगों को बेटा अर्थवम सब लोगों ने देखा है? अर्थवम की बॉडी में कुछ ऐसे सेगमेंट्स ऑब्जर्व करते हो? अगर आपने क्लोजली देखा है, किसी ने अगर पकड़ के देखा है तो अलग बात है। अगर उसको क्लोजली ऑब्जर्व करोगे तो उसकी बॉडी के अंदर एक्सटर्नली तुम्हें ऐसे सेगमेंट्स दिखेंगे। ऑब्जर्व किया है? हाँ, देखा है ना? तो अगर मैं अर्थवम की बात करूं, जैसे ये मैंने क्या बनाया, अर्थवम, तुम्हें दिख रही है बेटा सेगमेंट्स? तुम्हें ये सेगमेंट्स नजर आ रहे हैं? बाहर से ही तुम्हें नजर आ रहे हैं ये सेगमेंट्स? सेगमेंटेशन की एक डेफिनेशन हमने लिखी हुई है बेटा। सेगमेंटेशन, और सेगमेंटेशन भी कौन से टाइप का सेगमेंटेशन? मेटामेरिक। बेटा ये वर्ड स्टार मार्क कर लो, ये इतनी बार यूज होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम बात कर रहे किस तरीके की सेगमेंटेशन की? मेटामेरिक सेगमेंटेशन की, जिसे बोला जाता है मेटामेरिज्म, मेटामेरिक सेगमेंटेशन को बोला जाता है मेटामेरिज्म। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मेटामेरिज्म को कैसे डिफाइन करते हो? या तो बॉडी में तुम्हें बाहर से ही सेगमेंट्स दिख रहे हैं, या तो बॉडी में तुम्हें इंटरनली सेगमेंट्स दिख रहे हैं, अंदर से भी सेगमेंट्स हैं, ठीक है? या तो तुम्हें बॉडी में बाहर अंदर दोनों से सेगमेंटेशन नजर आ रहे हैं, ठीक है? समझ आ रही है बात? इंटरनल सेगमेंटेशन, एक्सटर्नल सेगमेंटेशन और बोथ सेगमेंटेशन। लेकिन शर्त क्या है? विद सीरियल रिपीटेशन ऑफ एटलीस्ट सम ऑर्गन्स। सीरियल रेपिटेशन ऑफ एटलीस्ट सम ऑर्गन्स। सेगमेंटेशन का होने का मतलब है, जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक्सटर्नली सेगमेंटेशन हो या इंटरनली सेगमेंटेशन हो या दोनों सेगमेंटेशन हो। शर्त यह है कि कुछ ऑर्गन्स का रिपीट होना बहुत ज्यादा जरूरी है उन सेगमेंट्स में। फॉर एग्जाम्पल, जो आप अपनी बॉडी से समझ पाएंगे तो मैं क्योंकि आपको अर्थवर्म के अंदर की बॉडी नहीं पता है, आपको कॉकरोच के अंदर से बॉडी नहीं पता है, लेकिन आपको अपनी बॉडी तो पता है, तो आप अपनी बॉडी से रिलेट कर पाएंगे इस सेगमेंटेशन को। क्योंकि अगर आप बेटा इसके एग्जांपल्स देखेंगे कि कौन कौन से फाइलम है, तो 3 ही फाइलम है बेटा जिनमें मेटामेरिक सेगमेंटेशन दिखता है। एनेलिडा, जिसमें कि अर्थवर्म आता है, आर्थ्रोपोडा जिसमें कॉकरोच आता है। बेटा ये सारे एग्जांपल्स अभी यहां नहीं लिखने हैं कि एनेलिडा में अर्थवर्म आता है, आर्थ्रोपोडा में कॉकरोच आता है, क्योंकि हम अलग से उसे लिखेंगे। और एक कॉर्डेटा जिसमें हम आते हैं, एक कॉर्डेटा जिसमें बेटा हम आते हैं। तो आप अपने से समझ सकते हो आपकी बॉडी क्या एक्सटर्नली डिवाइडेड दिख रही है? रिब केज, वेरी वेरी गुड, वेरी गुड। क्या बेटा आप अपने क्या बोलते हैं बॉडी के बाहर अर्थवर्म जैसे सेगमेंट देख पा रहे हैं? नहीं देख पा रहे ना। पर आपकी बॉडी के अंदर भी कुछ ऑर्गन्स बेटा कुछ पर्टिकुलर पार्ट्स में, कुछ पर्टिकुलर बॉडी के पार्ट्स में रिपीट होते हैं। जैसे आप अपनी रिब्स को देखो, अपनी रिब्स को देखो। रिब केज सबको पता है ना, रिब्स, रिब केज को हिंदी में क्या बोलते हैं ये मेरे को पता नहीं है, लेकिन रिब केज बेटा ये ना, ये ऐसे, ये चेस्ट होता है तुम्हारा और इसमें ये हड्डियां जुड़ी होती है ऐसे। एक्सरे देखा होगा तुमने, एक्सरे देखा होगा, है ना? तो तुम्हारी रिब्स की जो हड्डियां हैं तुम देखो रिपीट हो रही हैं, यहां से लेके यहां तक बेटा रिपीट हो रही होती है। तुम्हारा बैकबोन, वेरी गुड वेरी गुड, देखो तुम लोग ही एग्जांपल दे रहे हो। तुम्हारा बैकबोन बेटा, तुम्हारा जो वर्टिब्रल कॉलम है वो कितने सेगमेंट्स में रिपीट हो रहा है? ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स है, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स है। तो सिर्फ शर्त ये नहीं है कि तुम्हारी बॉडी एक्सटर्नली सेगमेंट्स में डिवाइड होनी चाहिए
या बॉडी अंदर से सेगमेंट्स में डिवाइड होनी चाहिए, बल्कि देयर शुड बी अ रिपीटेशन ऑफ सम ऑर्गन्स, एटलीस्ट सम ऑर्गन। हर ऑर्गन रिपीट नहीं होता है। क्या लिखा है हमने, क्या लिखा है हमने, सीरियल रेपिटेशन ऑफ एटलीस्ट सम ऑर्गन्स। उन सेगमेंट्स में सीरियल रिपीटेशन होना चाहिए कुछ ऑर्गन्स का, हर एक ऑर्गन का नहीं, हर एक ऑर्गन का नहीं। अब कॉकरोच जब आप पढ़ोगे ना बेटा, तो कॉकरोच में भी आप देखोगे कि उनकी बॉडी में ऐसे सेगमेंट्स होते हैं, उनकी बॉडी में भी बाहर से ऐसे सेगमेंट्स होते हैं। कॉकरोच की बॉडी में बाहर से इस तरीके से आपको सेगमेंट दिखेंगे, जैसे उनके पास बेटा हार्ट होता है, जैसे उनके पास बेटा 13 चेंबर हार्ट होता है, तो उनकी बॉडी में हार्ट का एक चेंबर इस सेगमेंट में, फिर दूसरा इसमें, फिर तीसरा इसमें, चौथा इसमें, पांचवा इसमें। तो कॉकरोच के केस में भी आप देखोगे कि हार्ट के जो चेंबर्स है वो रिपीट हो रहे होते हैं सेगमेंट्स में। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? क्या आपको मेरी बात समझ में आई बेटा? यस एवरीबॉडी, एक बारी मेरे को बताओ कि सीरियल रेपिटेशन ऑफ सम ऑर्गन्स का मतलब समझ में आ रहा है? क्या सीरियल रेपिटेशन ऑफ बेटा ऑर्गन्स का मतलब समझ में आ रहा है? यस यस यस, राइट। आप उसके अर्थव कॉकरोच के बारे में जब आप आगे पढ़ोगे तो उसके पास 13 चेंबर हार्ट है, हमारे पास तो सिर्फ 4 चेंबर्स होते हैं, उसके पास 13 चेंबर होते हैं। तो इंटरनल सेगमेंटेशन हो सकती है, एक्सटर्नल सेगमेंटेशन हो सकती है, दोनों भी हो सकती है, बट द कंडीशन ऑफ मेटामेरिज्म या मेटामेरिक सेगमेंटेशन इज कि उन सेगमेंट्स में सीरियल रेपिटेशन होना चाहिए एटलीस्ट सम ऑर्गन्स का, कुछ ऑर्गन्स का रिपीटेशन होना चाहिए। क्लियर है? यस एवरीबॉडी, क्लियर है? आप पूछते हैं कि मैम क्या ये ड्रॉ करना है? बेटा आप ड्रॉ कर सकते हैं सिर्फ इस लैंग्वेज को समझने के लिए, ठीक है। कौन से फाइलम में कौन सा एग्जाम्पल है ये तो हम बेटा अलग से जब फाइलम्स को पढ़ेंगे तो हम उनके करोड़ों एग्जाम्पल करेंगे, तब आपको बेटा एकदम परेशानी हो जाएगी कि मैम कितने एग्जाम्पल्स है। तो एग्जाम्पल्स हमें अलग से करने हैं, अभी सिर्फ तुम्हें फाइलम्स के नाम याद रखना है। और ये बेटा इसको स्टार मार्क करिए, ये न जाने कितनी बार क्वेश्चंस में पूछा जाता है, ये न जाने कितनी बार क्वेश्चंस में पूछा जाता है। डन है? डन है एवरीबॉडी? ठीक है, चलो इसको नोट कर लो, इसको नोट कर लो बेटा। हाँ, एक बच्चा पूछ रहा है मैम स्पाइनल कॉर्ड भी है। यार स्पाइनल कॉर्ड तुम्हारे वर्टिब्रल कॉलम के अंदर ही तो प्रेजेंट होता है, तुम्हारी जो हड्डी है रीढ़ की हड्डी उसके अंदर तो प्रेजेंट होता है। तो जहां जहां तुम्हारा वो वर्टिब्रल कॉलम रिपीट हो रहा है वहां वहां तुम्हारा स्पाइनल कॉर्ड भी प्रेजेंट है, राइट? राइट, सब लोगों ने कर लिया है बच्चों? यस बच्चे, आज चौथी क्लास है। आई एम रिक्वेस्टिंग ऑल ऑफ यू टू प्लीज लिसन टू मी केयरफुली बेटा, केयरफुली सुनो, केयरफुली, ठीक है। अब बेटा अगला है नोटोकॉर्ड। पहले आप मेरे को बताइए कि किसी को पता है कि नोटोकॉर्ड क्या होता है? नोटोकॉर्ड एक इतना इंपॉर्टेंट बेटा कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि इस कैरेक्टर के बेसिस पर आपने दो बड़ी कैटेगरीज डिवाइड कर दिए पूरे एनिमल्स में, कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स, कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स, ठीक है। तो अगला जो बेटा वो है कैटेगरी, दैट इज नोटोकॉर्ड, दैट इज नोटोकॉर्ड। इसको फटाफट से नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, आई होप, है ना? यस। बैकबोन को कहते हैं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये एक्सटर्नल सेगमेंट्स है, ये एक्सटर्नल सेगमेंट्स हो गए। और ये बेटा ऑर्गन रिपीट हो रहा है उन सेगमेंट्स में, है ना? जिसको भी समझ नहीं आया, देखो ये सेगमेंट्स हैं कॉकरोच की बॉडी के, और ये हार्ट देखो रिपीट हो रहा है, इस सेगमेंट में भी 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 है। तो सीरियली रिपीट हो रहा है आपका कोई भी ऑर्गन, सारे ऑर्गन नहीं रिपीट होंगे, कुछ ऑर्गन्स रिपीट होंगे सेगमेंट्स में। जैसे मेरी रिब यहाँ पे भी है, मेरी रिब यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, मेरी रिब यहाँ पे भी है, मेरी जो रीढ़ की हड्डी है वर्टिब्रल कॉलम है वो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, नीचे भी है, तो रिपीट हो रहा है, ठीक है। चलो अब बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं नोटोकॉर्ड के बारे में, चलो मैं समझाती हूँ, देखते हैं। आप लोगों ने सपोर्टिंग स्ट्रक्चर बोला है, आप लोग उससे रॉड लाइक स्ट्रक्चर बोल रहे हैं, आप उससे वर्टिब्रल कॉलम बोल रहे हैं,
सारे लोग रॉड लाइक स्ट्रक्चर उसे बोल रहे हैं। चलो देखते हैं नोटोकॉर्ड क्या होता है। ठीक है, देखो नोटोकॉर्ड इतना एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है कि इसका यूज करके आपने दो बड़ी कैटेगरीज एनिमल किंगडम में बना दी है, कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स। अभी मैं आपको समझाती हूँ। तो नोटोकॉर्ड को समझने के लिए जरा एक बार ध्यान दीजिए। सपोर्टिंग स्ट्रक्चर बिल्कुल सही बोला है आपने, बिल्कुल सही बोला है बेटा। अभी देखना, देखो इस डायग्राम को सबसे पहले बनाओ, इस डायग्राम को सबसे पहले बनाओ। हम किसी भी कॉर्डेट्स की, क्या हम कॉर्डेट्स हैं, क्या हम फाइलम कॉर्डेट हैं? ये बेटा आप डायग्राम देखोगे जब मैं आपको कॉर्डेट फाइलम पढ़ाऊंगी। तो जब आप किसी भी कॉर्डेट को देखते हैं तो उनमें एक ऐसा रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है, उनमें एक ऐसा रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये कॉर्डेट्स की मैं एम्ब्रियोनिक स्टेज दिखा रही हूं। क्या दिखा रही हूं? कॉर्डेट की एम्ब्रियोनिक स्टेज, कॉर्डेट्स की एम्ब्रियोनिक स्टेज। अब आप मुझे अपने आप से रिलेट करके बताना। मैंने इस एम्ब्रियोनिक स्टेज में एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर बनाया है जिससे मैं बोल रही हूं नोटोकॉर्ड। तो इसके लिए आप मुझे कुछ आंसर्स दीजिए। आप मेरे को एक बात बताइए बेटा, अगर मैं अभी आपसे पूछूं, आप डॉक्टर बनने वाले हैं तो आपको डॉर्सल साइड, वेंट्रल साइड, एंटीरियर साइड, पोस्टीरियर साइड पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। कल को सर्जन बन गया, ऑपरेट करोगे, डॉर्सल से काटना है बॉडी को कि वेंट्रल से काटना है, ये तो पता होना चाहिए, है ना। आप मेरे को एक चीज बताइए, ये वाला पार्ट आपकी बॉडी का क्या है, डॉर्सल साइड या वेंट्रल साइड? डॉर्सल साइड या वेंट्रल साइड? पहले आप मुझे ये बताइए, आप पहले मेरे को ये बताइए, क्या ये आपका डॉर्सल साइड है या वेंट्रल साइड है? कौन सा साइड है, कौन सा साइड है? चलो डॉर्सल बोल रहे हो, कई लोग वेंट्रल बोल रहे हो। बेटा ये आपका वेंट्रल साइड है, ये आपको पता होना चाहिए। दिस इज माउथ जिस साइड पे है, ये वाला एंड आपका वेंट्रल साइड है। जिस साइड पे आपका बैकबोन है वो आपका डॉर्सल साइड है। पहले तो ये गलती मत करो, ठीक है। क्या बोला मैंने? ये आपका क्या है? वेंट्रल साइड। ये आपका क्या है? डॉर्सल साइड। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका वर्टिब्रल कॉलम कौन से तरफ है, डॉर्सल साइड या वेंट्रल साइड, तो बोल सकते हो। अब अभी मैंने आपको समझाया कि ये आपका वेंट्रल साइड है, तो डेफिनेटली बेटा आपका जो वर्टिब्रल कॉलम होगा वो कौन से साइड पे होगा? आपके डॉर्सल साइड पे होगा, क्योंकि वो पीछे की तरफ है ना। पीछे आगे वर्ड साइंटिफिक टर्म यूज नहीं करते हैं ना, साइंस के टर्म्स में डॉर्सल वेंट्रल वर्ड यूज करना है, ठीक है ना। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी वर्टिब्रल कॉलम कौन से तरफ है, तो ऑफ कोर्स आपकी वर्टिब्रल कॉलम आपके डॉर्सल साइड पे है। अब बेटा आप मुझे बोल रहे हैं कि क्या हम कॉर्डेट्स हैं, तो डेफिनेट सी बात है मैम, हम कॉर्डेट्स हैं। बेटा देखो नोटोकॉर्ड सिर्फ और सिर्फ कॉर्डेट्स में होता है, ये बात तो सिर्फ मतलब याद रख लो, एकदम गांठ बांध लो कि कॉर्डेट्स में ही सिर्फ और सिर्फ नोटोकॉर्ड होता है। सिर्फ और सिर्फ बेटा कॉर्डेट्स में ही नोटोकॉर्ड होता है। कॉर्डेट को कॉर्डेट बोलते भी वन ऑफ द रीजंस ये है बिकॉज दे हैव अ नोटोकॉर्ड। नॉन कॉर्डेट्स में कोई भी नोटोकॉर्ड नहीं होता, ठीक है। बचे हुए जितने फाइलम्स हैं वो सारे नॉन कॉर्डेट्स ही हैं। जो कॉर्डेट नहीं है तो वो नॉन कॉर्डेट ही हुआ ना, जो कॉर्डेट नहीं है तो वो नॉन कॉर्डेट ही हुआ। अब मैं बोल रही हूं कि यार हम कॉर्डेट हैं, हमारे पास नोटोकॉर्ड है। क्या अभी तुम्हारे पास नोटोकॉर्ड है? क्या आपके पास अभी नोटोकॉर्ड है? मेरे को ये देख के बताओ, क्या अभी आपके पास नोटोकॉर्ड है? अगर नहीं है या अगर है, अगर नहीं है तो फिर आप कॉर्डेट कैसे हुए? अगर नहीं है तो आप कॉर्डेट कैसे हुए? आपके पास अभी नोटोकॉर्ड नहीं है। नोटोकॉर्ड की डेफिनेशन होती है, इट इज अ रॉड लाइक सपोर्टिंग स्ट्रक्चर विच इज प्रेजेंट इन फाइलम कॉर्डेटा एट एनी स्टेज ऑफ लाइफ। आपके जीवन काल में कभी भी आपके पास नोटोकॉर्ड होना चाहिए। अभी एडल्ट में आपके पास नहीं है, लेकिन आप जब एम्ब्रियोनिक लाइफ में थे तब आपके पास थी। तब आप अपने आप को लार्वा नक्को बोलने का रे। बच्चे कह रहे बच्चा कह रहे लार्वल स्टेज में था। तू कब लार्वल स्टेज में था रे? एम्ब्रियोनिक स्टेज है ना बेटा जी, है? नो, यू आर नॉट अ कैटरपिलर, हाँ, नाउ टर्निंग इनटू अ बटरफ्लाई, यू आर नॉट ह्यूमन। अपन नहीं होते हैं बेटा लार्वा, ठीक है। तुम्हारी एम्ब्रियोनिक लाइफ में था, लेकिन उस नोटोकॉर्ड को एडल्ट्स में यानी हम में किस चीज ने रिप्लेस कर दिया? वर्टिब्रल कॉलम ने। आज के डेट में अपन के पास क्या है? वर्टिब्रल कॉलम। तभी तो जब आप कॉर्डेट्स की डीप गहराई में उसकी पीएचडी करेंगे, पीएचडी तो नहीं करेंगे, जितना जरूरी उतना पढ़ेंगे, तब आप देखेंगे कि यार
आप कॉर्डेट हैं, फाइलम कॉर्डेट हैं आप, लेकिन सब फाइलम जो होता है हमारा वो वर्टिब्रेटा होता है। अभी उसका लोड नहीं लेने का, ये पढ़ाऊंगी आगे। और हम वर्टिब्रेटा अपने आप को इसीलिए बोलते हैं क्योंकि हम कॉर्डेट हैं और हम वर्टिब्रेट हैं, क्योंकि हमारी जो नोटोकॉर्ड है वो वर्टिब्रल कॉलम से रिप्लेस हो चुकी है। समझ आ रही है बात? समझ आ रही है बात? और अभी मैंने तुम्हें समझाया था अगर रिप्लेस हो गई है वर्टिब्रल कॉलम कौन सी साइड है? डॉर्सल साइड है। तो डेफिनेटली ये नोटोकॉर्ड कौन से तरफ रहा होगा बेटा? जो ये मैंने बॉडी बनाई है एम्ब्रियोनिक स्टेज की, ये ऊपर की साइड बेटा, ये वाली साइड जो दिखा रही हूं मैं, ये डॉर्सल साइड है इसका और ये वेंट्रल साइड है इसका। क्या सबको समझ लग रहा है बेटा? सो नोटोकॉर्ड इज supporting structure, rod like supporting structure that should be present at any stage of life in phylum Chordata and it is present on the dorsal side. कई जगह पे तुम बेटा पढ़ोगे कि ये कौन सी जर्म लेयर से ओरिजिनेट हुई है। जैसे मैंने तुम्हें बताया ना बेटा कि कोई बॉडी पार्ट तुम्हारा जैसे नर्वस सिस्टम एक्टोडर्म से बनता है, हार्ट हो गया वो मीजोडर्म से बनता है, वैसे नोटोकॉर्ड की ओरिजिन चाहो तो लिख सकते हो, कहीं कहीं पे मिल सकता है। शायद एनसीईआरटी में नहीं दिया है, एक बार चेक कर लेंगे जब एनसीईआरटी की रीडिंग करेंगे। समझ आ रही है बात? समझ आ रही है बात? तो पहले तो मैं इसकी डेफिनेशन लिखती हूं, आप इसको रीड करिए, फिर आपको कोई दुख दर्द समस्या हो तो बताइए। इट इज अ रॉड लाइक supporting structure, a rod like supporting structure present on the dorsal part या dorsal side at any stage of life, at any stage of life, only in phylum Chordata, only in phylum Chordata, only in phylum Chordata या chordate. The origin of notochord, the origin of notochord, that is बच्चों mesodermal, that is बेटा यार मेरे लिए ग्रीन टी 45 मिनट क्लास को 1 घंटा होने वाला है, किसी ने नहीं भिजवाया, मैं हर दिन रिक्वेस्ट करती हूँ। हाँ जी, बनाना क्या है? पानी में डाल के लेके आना है, गर्म पानी पिला दो, पानी तो पिला दो, मरते हुए को पानी का तो सहारा दे दो। चलो, कुछ बच्चे हेमिकॉर्डेट नाम के फाइलम का एक नाम ले रहे हैं। अरे बेटा तुम रिलैक्स करो, सारी चीजें बताई जाएंगी, कल ही समझाया था बेटा, पेशेंस, सब कुछ बताऊंगी, लेकिन जो जिस जगह पे बताने वाली है वहां पे बताऊंगी। पहले आप यहां तक तो नोट कीजिए, सारी चीजें बताएंगे बच्चों, घबराना नहीं है। यस, जल्दी 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 डन डनाडन डन करो, पहले डन डनाडन डन करो बेटा पहले। कुछ बच्चे हेमिकॉर्डेटा के बारे में कह रहे हैं क्योंकि एनसीईआरटी ने क्या किया है, नोटोकॉर्ड जहां दिया हुआ है वहां एकाइनोडर्मेटा तक बताया हुआ है। अभी मैं आपको समझा रही हूं, देखो एनसीईआरटी कहती है एक कैटेगरी नॉन कॉर्डेट्स और एनसीईआरटी कहती है एक कैटेगरी जिसे कहते हैं कॉर्डेट्स, और इन दोनों के बीच में बेटा बेचारा एक फाइलम फंसा हुआ है जिसे बोलते हैं हेमिकॉर्डेट, जिसे बोलते हैं हेमिकॉर्डेट। बोलते हैं ना थाली का बैंगन, सुना है तुमने थाली का बैंगन? तुम में से कई लोग होंगे बेटा थाली का बैंगन है, जानते हो थाली का बैंगन क्या होता है? थाली का बैंगन होता है जो ना यहाँ का होता है ना वहां का होता है, ठीक है? तो जो ना यहाँ का होता है ना वहां का होता है, मतलब नॉन कॉर्डेट में एनसीईआरटी ने कह दिया है कि यार पॉरीफेरा से लेके एकाइनोडर्मेटा जो होते हैं, इस पर्टिकुलर टॉपिक पे एनसीईआरटी ने लिखा हुआ है पॉरीफेरा से लेके एकाइनोडर्म जो होते हैं वो क्या होते हैं? वो क्या होते हैं? नॉन कॉर्डेट, ठीक है? वो क्या होते हैं? नॉन कॉर्डेट, ठीक है? अभी मेरी बात सुनना, ठीक है?
मेसोडर्मल का मतलब, अरे भाई पिछला टॉपिक अभी क्या पढ़ा था बच्चों, जर्म लेयर, उसमें क्या पढ़ी थी, एक मेसोडर्म लेयर बनी पढ़ी थी। मेसोडर्म से बनता है नोटोकॉर्ड, तो उसका ओरिजिन मेसोडर्मल हो गया। जो चीज बेटा मेसोडर्म से बनी उसका ओरिजिन मेसोडर्मल हो गया, ठीक है। अब देखो बेटा क्या बोला मैंने, नॉन कॉर्डेट में एनसीईआरटी कहती है कि ये सारे फाइलम नॉन कॉर्डेट हैं, कॉर्डेटा फाइलम अलग से है। फिर हेमिकॉर्डेटा बोलते हैं मैं कहां जाऊं, एक्चुअल में बेटा हेमिकॉर्डेटा भी नॉन कॉर्डेट ही है। लॉजिकली देखो वो कॉर्डेट नहीं है तो वो नॉन कॉर्डेट ही है, ठीक है, आप कंफ्यूज मत होना। हेमिकॉर्डेटा एक्चुअल में बहुत पहले की बात है बेटा, जब नोटोकॉर्ड के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं थी, तो हेमिकॉर्डेटा के अंदर भी ऐसा रॉड लाइक स्ट्रक्चर दिखा था, और उस रॉड लाइक स्ट्रक्चर की वजह से लोगों को लगने लगा, साइंटिस्ट को लगने लगा कि यार इसके पास जो रॉड लाइक स्ट्रक्चर है वो तो नोटोकॉर्ड जैसा ही लग रहा है। तो पहले के टाइम पे इन्होंने क्या किया था ना बेटा, इसे कॉर्डेटा के अंदर क्लासिफाई कर दिया था, लेकिन बाद में उन बाबू लोगों को पता चला कि यार हमने गलत कर दिया है, इसके पास नोटोकॉर्ड नहीं होती, इसके पास तो नोटोकॉर्ड जैसा कुछ होता है पर नोटोकॉर्ड नहीं होता, ठीक है। तो इसकी पूरी कहानी हम इस फाइलम के अंदर पढ़ेंगे, लेकिन बेटा ऑफ कोर्स अगर इसे आप कॉर्डेट के अंदर नहीं प्लेस कर रहे हैं, वो इसीलिए नहीं प्लेस कर रहे हैं क्योंकि इसके पास नोटोकॉर्ड नहीं है। एक्चुअल में आप और डिटेल में जब हेमिकॉर्डेटा को पढ़ेंगे तो आप देखेंगे ये दोनों ग्रुप के बीच का एक लिंक होता है, कनेक्टिंग लिंक होता है, ठीक है, दोनों के बीच का। जैसे बेटा कनेक्टिंग लिंक मैं आपको इस तरीके से समझा सकती हूँ। एक चीज मुझे बताओ बेटा, जैसे कुछ वो उनको क्या बोलते हैं हिंदी में मेरे को नहीं पता है, जो दो लोगों की शादी कराते हैं, जैसे एक फैमिली की लड़की है और एक फैमिली का लड़का है, तो वो बिचौला बोलते हैं शायद, बिचौला। तो बिचौला जो होता है वो क्या करता है, दोनों के बीच का लिंक होता है ना। तो वैसे ही बेटा जो इसके परिवार को इसके परिवार से मिलाता है ना। तो हेमिकॉर्डेटा भी एक तरीके का लिंक है, कनेक्टिंग लिंक है, जो नॉन कॉर्डेट और कॉर्डेट के बीच का कनेक्टिंग लिंक है, दोनों के बीच का कनेक्टिंग लिंक है, दोनों को जोड़ रहा है। क्योंकि नॉन कॉर्डेट, अगर तुम इवोल्यूशन देखो तो सबसे पहले धरती पे पॉरीफेरा आए, अगुआ, अच्छा ठीक है, सबके वहां पे अलग अलग बोलते हैं। ब्रोकर तो कतई नहीं बोलते बेटा, घर थोड़ी दिला रहे हो, शादी करा रहे हो, शादी कराने वाले को ब्रोकर बोल रहा है बेटा, हाय रे बेटा। तो बेटा धरती पे सबसे पहले पॉरीफेरा आए ना, फिर पॉरीफेरा से आगे सिलिंट्रेट आए, फिर टीनोफोरा आए, फिर प्लैटीहेल्मिन्थेस आए, ऐसे ऐसे करके आगे बढ़ता गया जीवन। तो एक टाइम पे फिर आगे जाके हेमिकॉर्डेटा आया और फिर कॉर्डेटा आया। तो वही है कि हेमिकॉर्डेटा जब आया तो बोला कि इसके पहले वाले को तुम क्या बोल रहे हो, नॉन कॉर्डेट्स बोल रहे हो ना। तो नॉन कॉर्डेट को कॉर्डेट से कनेक्ट करने वाला उन दोनों के बीच में एक फाइलम आया जिसे हेमिकॉर्डेटा बोल रहे हैं। बट ये जो पूरी कहानी बताई बेटा, उसके बारे में हम जब डिस्कस करेंगे, जब हम हेमिकॉर्डेटा को डिटेल में पढ़ेंगे। अभी आपको सिर्फ ये याद रखना है कि नोटोकॉर्ड क्या होता है, एक रॉड लाइक सपोर्टिंग स्ट्रक्चर होता है जो कि सिर्फ कॉर्डेट्स में प्रेजेंट होता है, उनकी बॉडी के डॉर्सल साइड पे प्रेजेंट होता है, मेसोडर्म से डेवलप हुआ होता है और लाइफ में, जीवन में किसी भी स्टेज पे प्रेजेंट हो सकता है, चाहे फिर एम्ब्रियोनिक लाइफ में हो, चाहे फिर एडल्ट लाइफ में हो, ठीक है। यस एवरीबॉडी, यस एवरीबॉडी। क्या यहां तक बेटा कोई दुख दर्द समस्या, क्या यहां तक कोई दुख दर्द समस्या? अभी आपको कोई कनेक्टिंग लिंक, कोई भी इधर उधर की बातें नहीं लिखनी है बेटा, आप मेरे पे ट्रस्ट करो यार। मैं उस ट्रस्ट को ढूंढ रही हूं तुम्हारे बैच के अंदर कि यार मैं बताऊंगी जो चीजें आपको लिखनी होगी बोर्ड पे बेटा। आप सोचो मैं क्यों नहीं चाहूंगी कि तुम्हारा सिलेक्शन हो बेटा। तो सिलेक्शन के लिए तुम्हारे लिए जो चीजें बेटा इतने एफर्ट्स हम करते हैं, वो एफर्ट्स मैं करूंगी तुम्हारे लिए, तो वो कर रही हूं। तुम ये क्यों सोच रहे हो कि ये लिख ले मैम, ये लिखवा दो मैम, वो लिखवाएंगे बेटा, आप पेशेंस रखो। यहां लिखवाने का कोई मतलब नहीं है ना बेटा, जब फाइलम को हमें डिटेल में पढ़ना ही है आगे, है ना। जब फाइलम को डिटेल में पढ़ना ही है आगे तो अभी नहीं लिखना है ना बेटा, आगे लिखना है, ठीक है ना। यस, चलो बढ़ जाएं आगे। एग्जाम्पल लिख तो दिया भाई, एग्जाम्पल ही तो है ये। ओनली इन फाइलम कॉर्डेटा, यस मैम। क्या एडल्ट्स में नहीं होता बेटा? कॉर्डेट्स में बहुत सारे एनिमल्स आते हैं, बहुत सारे, मछली से लेके, सपोलों से लेके, क्रोकोडाइल से लेके, बर्ड्स से लेके, बहुत सारे, ह्यूमन, टाइगर, बड़े सारे, बहुत सारी कैटेगरी है कॉर्डेट में, सिर्फ ह्यूमन थोड़ी है। एम्ब्रियोनिक लाइफ में कई में होता है, कई में एडल्ट्स में भी होता है,
ठीक है, वो आप आगे पढ़ोगे, ठीक है। चलो अब हम नेक्स्ट बेटा क्या देखने वाले हैं, नेक्स्ट हमारा ये कौन सा था 7, नेक्स्ट हम देखने वाले हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में बेटा नंबर 8 ही होगा ना या 9 होगा, नंबर 8, ठीक है। अब डाइजेस्टिव सिस्टम में मैं तुम्हें 2 बताती हूं बेटा, देखो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। मैं तुम्हें क्या बताऊंगी ये तो तुम्हें अब खुद ही बेटा तुम मुझे बता सकते हो, अब तो ये तुम मुझे खुद बता सकते हो बेटा मीनिंग क्या है कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम का, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम का, और एग्जाम्पल क्या है। अब तो ये तुम मुझे खुद बता सकते हो क्योंकि तुमने अभी बॉडी प्लान कर लिया है, ठीक है, अभी तुमने बॉडी प्लान के बारे में कर लिया है तो तुम मुझे खुद ही बता सकते हो, ठीक है। बताओ कंप्लीट डाइजेस्टिव और इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम का क्या मतलब है, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम और इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम का क्या मतलब है। एक जिसमें सिंगल ओपनिंग होती है बॉडी के अंदर जो माउथ की तरह भी एक्ट करेगा, एनस की तरह भी एक्ट करेगा, एक जिसमें 2 सेपरेट ओपनिंग है, माउथ के लिए अलग, एनस के लिए अलग, ठीक है, राइट। कल कई बच्चे मुझे कह रहे थे कि मेरा सी ई के जैसे लगता है, मैंने कमेंट पढ़ा था, बेटा मेरे को लगता है एक्चुअली मैं सी को ना थोड़ा ऐसे घुमा के लिखती हूँ तो थोड़ा ये अंदर हो जाता है जिससे, पर वो कैपिटल वाला सी ज्यादातर ऐसा दिखता है, ठीक है। थोड़ी हैंडराइटिंग मैंने ऐसे कर्सिव में लिखना जब सीखा था तो ऐसे हो गया था। तो यहां पे हम लिखते हैं क्या बेटा, इसकी डेफिनेशन हम लिखेंगे कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम 2 सेपरेट ओपनिंग्स। बेटा आपको अगर आता है तो आप बोर्ड से मत कॉपी करिए, आप खुद से लिखने की कोशिश करिए। 1 act as a anus, 1 act as a anus and another as a mouth, एग्जाम्पल क्या लिख रहे हो, एग्जाम्पल लिख रहे हो तुम क्या कंप्लीट का, एशके हेलमिन्थिस अप टू कॉर्डेट। आप खुद से लिखिए बेटा, आपको बोर्ड से देखने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि आपको खुद ही आता है अभी, ठीक है, यस, ठीक है। और यहां पे आप बोलेंगे ओनली वन ओपनिंग acting as mouth as well as anus, एग्जाम्पल में क्या लिखोगे बच्चों, एग्जाम्पल में लिखोगे हमारी 2 बहनें सीलेंट्रेटा टीनोफोरा और उनका एक भाई भी इसी कैटेगरी में आ गया है, दैट इज प्लैटीहेलमिन्थिस, ठीक है। इसको नोट करिए बच्चों, ठीक है, इसको फटाफट से नोट करिए बच्चों। एक रेस्पिरेटरी सिस्टम और एक सर्कुलेटरी सिस्टम और देखेंगे जो आप ओपन क्लोज बहुत बार पूछ रहे थे ना बच्चों, तो वो ओपन क्लोज आज आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। आप इससे पहले नोट कीजिए। अच्छा एक क्वेश्चन पूछूं क्या, ऐसे इन जनरल, अगर तुम्हारे में ऐसा स्टेटमेंट आया ऑल पॉरीफेरा आर एसिमेट्रिकल, तो तुम्हारा आंसर ट्रू होगा या फॉल्स होगा, ट्रू होगा तो टी लिख दो, फॉल्स होगा तो एफ लिख दो। अगर तुम्हारे में क्वेश्चन आया ऑल पॉरीफेरा आर एसिमेट्रिकल, तो ट्रू या फॉल्स क्या दोगे आंसर, और अपने आंसर को रीजन के साथ में सपोर्ट करो। कई बच्चे, ज्यादातर बच्चे सही दे रहे हैं, आंसर सही दे रहे हैं, मतलब फॉल्स आंसर दे रहे हैं और फॉल्स ही सही आंसर है। बेटा फॉल्स क्यों होगा, कोई जस्टिफाई कर सकता है? क्योंकि अगर आप एनसीईआरटी छोड़ो, मैंने नोट्स में क्या लिखा है, मोस्टली एसिमेट्रिकल, क्या लिखाया था मैंने, मोस्टली एसिमेट्रिकल, ठीक है। मैं देख रही थी कि तुम एनसीईआरटी को, नोट्स को कितने ध्यान से पढ़ रहे हो। हमने क्या लिखा था, मोस्टली एसिमेट्रिकल, सारे पॉरीफेरा एसिमेट्रिकल नहीं होते पर ज्यादातर एसिमेट्रिकल। वर्ड्स को ध्यान से पढ़ना, बायो में ऑल पूछा है, मोस्टली पूछा है, ठीक है, तो ऑल पॉरीफेरा नहीं होते,
उसमें अलग अलग टाइप की वेरियस सिमेट्री दिखती है, किसी में रेडियल भी दिख सकती है, किसी में, लेकिन 90% आप देखोगे एसिमेट्रिकल होते हैं, मोस्टली एसिमेट्रिकल। अब आप मेरे को बताइए कि यहां तक आप लोगों ने नोट कर लिया है क्या? यहां तक बहुत सही बेटा, ज्यादातर बच्चों ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है, धुआंधार, बहुत सही बहुत सही। क्या यहां तक बच्चे आप लोगों ने नोट कर लिया है? क्या यहां तक आप लोगों ने नोट कर लिया है? यस बेटा, अगर आपके पास वो चार्ट पेपर नहीं है जो मैं पूछ रही हूं, लेकिन घर जाके ये होमवर्क करना है और मुझे दिखाना है कि तुम लोगों ने किया है कि नहीं, जैसे नोट शेयर करते हो है ना, वैसे ही तुम ये भी शेयर कर सकते हो कि तुमने कैसा बनाया है, और दीवार पे अपने चिपकाना है ये जो चीज लास्ट में मैं टेबल बनवाऊंगी वो, ठीक है? क्योंकि अब खत्म होने वाला है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, तो मैं वो टेबल आपको बताऊंगी जो टेबल इन पूरे 4 क्लासेस का एक जिस्ट है, समरी है, ठीक है ना? हाँ, अब बेटा क्या रेस्पिरेटरी सिस्टम में देखो हमें क्या लिखना है। रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमें ज्यादा कुछ नहीं लिखना है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमें बस ये लिखना है, एक लाइन लिखनी है। मैं रेस्पिरेटरी सिस्टम में कंप्लीट, इनकम्प्लीट, ओपन क्लोज कुछ होता नहीं है। एक चीज जो तुम्हारे सवाल में पूछी जा सकती है वो सिर्फ एक वर्ड लिख लो, रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट्स फ्रॉम, रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट्स फ्रॉम फाइलम आर्थ्रोपोडा। ये लाइन बस, दैट्स इट। यहां पे रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड और कोई चीज नहीं है। अगर आपसे पूछा जाए क्या पॉलीफेरा में रेस्पिरेटरी सिस्टम है, आंसर है नो। सिलेंट्रेटा में है क्या, नो। टीनोफोरा में है क्या, नो। प्लेटी में है क्या, नो। एस्केलमिंथस में है क्या, नो। एनेलिडा में है क्या, नो। रेस्पिरेटरी सिस्टम अगर आपसे पूछा जाए इवोल्यूशन होते होते वो पहला फाइलम कौन सा था जिसमें कि रेस्पिरेटरी सिस्टम दिखना चालू हुआ, दैट फाइलम वाज फाइलम आर्थ्रोपोडा। बस इतनी सी बात याद रखनी है, बस इतनी सी बात याद रखनी है। इन द सेम वे अगर डाइजेस्टिव सिस्टम पूछूं तो देखो सिलेंट्रेटा से शुरू हो गया लेकिन वहां पे इनकम्प्लीट दिख रहा था, टीनोफोरा में भी दिखा पर इनकम्प्लीट दिख रहा था, प्लैटी में भी दिखा पर इनकम्प्लीट दिख रहा था। कंप्लीट दिखना कब से चालू हुआ, एस्केलमिंथस से, जहां ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान भी दिखता है। समझ आ रही है बात, समझ आ रही है बात? यस। आगे जब मैं आपको आर्थ्रोपोडा डिटेल में पढ़ाऊंगी तो आप देखोगे इनमें रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है जिसे ट्रेकियल सिस्टम बोलते हैं, ठीक है? यस। डन डनाडन डन हो गया क्या? डन डनाडन डन, यस, डन डनाडन डन। ऑफ कोर्स बेटा स्टार्ट्स फ्रॉम फाइलम आर्थ्रोपोडा अप टू कॉर्डेटा, ऑफ कोर्स। डन डनाडन डन करो। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन का लास्ट बेटा हमें बताना है, दैट इज सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम कर लिया क्या यहां तक सभी लोगों ने? पक्की बात, पक्की बात। देखो सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम पहली बात तो मैं तुम्हें बताती हूं, स्टार्ट्स फ्रॉम एनेलिडा अप टू कॉर्डेटा। लेकिन सिर्फ इतने से काम नहीं चलेगा यहां पे, लेकिन यहां पे याद रखने की एक बहुत अच्छी ट्रिक बताऊंगी। ये बेटा कहां से चालू हुआ, एनेलिडा से चालू हुआ, वो कहां से चालू हुआ बेटा, आर्थ्रोपोडा से चालू हुआ। और सर्कुलेटरी सिस्टम को आप 2 तरीके से पढ़ते हो और इसके एग्जाम्पल याद रखने का एक बहुत अच्छा ट्रिक है जो मैं ट्रिक बताऊंगी, ठीक है? सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है 2 टाइप के होते हैं, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है बच्चों और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है बच्चों, ठीक है? तो ये हो गया सर्कुलेटरी सिस्टम, हमने लिख दिया। और हम इसको 2 पार्ट्स में बेटा पढ़ने वाले हैं। एक हमारे पास है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, एक हमारे पास है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है? तो क्या होता है ये ओपन, अगर किसी को पता है तो एक बार मेरे को बता दो, अगर तुम जानते हो ऑलरेडी तो बता दो, नहीं जानते हो तो वो तो मैं बताऊंगी, ऑब्वियस सी बात है।
ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम बच्चों और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। बेटा नोट्स ठीक से बनाते हो ना क्लास में, बैठे तो नहीं रहते? एंथे कहां से पढ़ के आए हो तुमने? मेरे लेक्चर देखे हैं क्या कहीं यूट्यूब पर या खजाना में देखे हैं? आई नो ऑलरेडी। कहां से देखा है? या मेरे दूसरे किसी बैच के बच्चे आए हुए हैं? तुमने कहां से देख लिया ये वाला ट्रिक? यूट्यूब। बहुत बढ़िया यार, बड़े तेज हो यार। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम के नाम से ही बेटा आपको समझ में आएगा। यूट्यूब में देखा है, बहुत बढ़िया, खजाना में देखा है। अच्छा देखो बेटा, अब मेरी बात सुनना। आपके बॉडी में कुछ ब्लड वेजल्स होते हैं, आर्टरी होती है, वेन्स होती है ना? आपकी बॉडी में भी एक कैपिलरी होती है। क्या ये नाम सबको पता है? हम बेटा बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन वाले चैप्टर में, वंडरफुल चैप्टर है, उसमें तो ऐसी ऐसी गजब एनिमेशंस है। ये तो बेटा थोड़ा सा थ्योरेटिकल चैप्टर है ना, लेकिन थ्योरी भी आपको पढ़नी है बेटा, और कॉन्सेप्ट भी आपको पढ़ना है, क्योंकि आप डॉक्टर बनने वाले हो। दोनों चीजें आपको आनी चाहिए, है ना? बट मैं कोशिश कर रही हूँ जितना तुम्हें ये विजुअलाइज करा पाऊं, ठीक है? तो वहां पे आर्टरी और वेन्स के बारे में पढ़ोगे। आपकी बॉडी में भी ऐसे ब्लड वेजल्स होते हैं जिनका क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। आपका जो खून है ना बेटा, वो बॉडी कैविटी में नहीं है कि आपकी सीलों में खून बह रहा है ना? आपका जो खून है वो क्लोज्ड पाइप के थ्रू बह, जैसे आप देखो ना, आपके घर पे भी ऐसे जैसे पाइप्स लगे हुए हैं, ठीक है? आपकी बिल्डिंग में पाइप्स लगे हुए हैं जिससे बेटा पानी आपके नलों में आ रहा है। प्रॉपर पाइप्स है जिनके थ्रू पानी बह रहा है। मेरी बात समझ रहे हो? आपकी बॉडी के अंदर भी बेटा ऐसे प्रॉपर पाइप्स होते हैं, और आपके पास ऐसी होती हैं आर्टरीज, आपके पास ऐसी होती है कैपिलरी, और वो ब्लड को बेटा सॉरी आपके पास होती है आर्टरी। ऐसे ऐसे मैं बना के समझाती हूँ कि सपोज आपके पास क्या है, आर्टरीज हैं ऐसे, ठीक है? और ये आर्टरीज बेटा क्या कर रही है, कैपिलरी को ब्लड दे रही है, और वहां से ब्लड जा रहा है वेन्स को, ठीक है? अभी समझना जरा इसको जरा समझना बेटा ध्यान से। ठीक है, ये क्या है बेटा? ये आपके एक ब्लड वेजल सपोज मैंने बनाई है आर्टरी, और ये मैंने एक बनाई है बेटा वेन, ठीक है? और ये मैंने बनाई है सपोज कैपिलरी, ठीक है? सपोज बेटा ये किसी से जुड़ी हुई है, सपोज आपका हार्ट ही बना देती हूं, एग्जाम्पल के तौर पे अभी समझा रही हूं। एग्जैक्टली ऐसा ही दिखता है क्या? नहीं, ऑर्गन्स भी तो होंगे बीच में। सिर्फ ये समझाने के लिए मैं एक चीज बता रही हूं, ठीक है? एक समझाने के लिए एक चीज बता रही हूं। जैसे बेटा आप देख रहे हो, आपका ब्लड जो है ना इसी में मूव करेगा। आपका जो खून है वो इन ब्लड वेजल्स में मूव करेगा, और आर्टरी से होता हुआ कैपिलरी में जाएगा, आर्टरी से होता हुआ कैपिलरी में जाएगा, कैपिलरी से ब्लड वेन में जाएगा, है ना? एक क्लोज्ड पाइप से बेटा वो बह रहा है। वो क्लोज नेटवर्क ऑफ सिस्टम होता है। ऐसा नहीं है कि तुम्हारी बॉडी के ऑर्गन ब्लड में एकदम स्विम कर रहे होते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ऐसा बिल्कुल नहीं होता बेटा कि तुम्हारी हार्ट जो है ब्लड से सराउंडेड है, ब्लड में खेल रहा है, स्विम कर रहा है, ऐसा नहीं है। क्लोज्ड नेटवर्क ऑफ ब्लड वेजल्स हैं तुम्हारे पास, और क्लोज तुम्हारी ब्लड वेजल को किसने किया? कैपिलरी ने किया। क्योंकि जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है ना बेटा, ओपन उसको क्यों बोलते हैं? आर्टरी और वेन इसके पास भी हो सकते हैं, ब्लड वेजल इसके पास भी होते हैं, लेकिन उन ब्लड वेजल्स को बेटा क्लोज करने वाला कैपिलरी इनके पास नहीं होता। उनके पास ब्लड वेजल्स को क्लोज करने वाला कैपिलरी नहीं होता है। समझ रहे हो? हमें ये बनाना है बिल्कुल बेटा। मैं अपनी ड्राइंग प्रैक्टिस थोड़ी कर रही हूं बच्चा। क्या बोला बेटा? देखो इनके पास ब्लड वेजल्स होती है, हो सकता है इनके पास ब्लड वेजल्स हो, जैसे कि आर्टरी हो गया, जैसे कि वेन हो गया, बट ब्लड वेजल्स जो होंगे वो ओपन स्पेस में अपने ब्लड को डंप करेंगे। देखो यहां से बेटा ब्लड वेजल से ये बॉडी में जो खाली स्पेस है वहां पे इसने ब्लड को डंप कर दिया। इनके पास कैपिलरी नहीं होती। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो सारे बच्चे? यस। तो अगर आपसे पूछे क्या ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड वेजल्स नहीं होते क्या? हो सकते हैं ब्लड वेजल्स, बट ये छोटे वाले ब्लड वेजल्स नहीं है, ये कैपिलरी नेटवर्क नहीं है। ब्लड वेजल हो सकते हैं, कॉकरोच में भी पढ़ाऊंगी मैं आगे आपको। ब्लड वेजल हो सकते हैं, लेकिन वो पाइप बेटा क्या करती है ना, खुले स्पेस में जाके ब्लड को अपने डंप कर देती है, ओपन स्पेस में अपने ब्लड को डंप कर देती है।
ये जो ओपन स्पेस है बेटा, आपकी बॉडी में ऐसे ओपन स्पेस में ब्लड नहीं फ्लो करता, आपकी बॉडी में पाइप्स के अंदर ही फ्लो करता है। समझ रहे हो? समझ रहे हो सारे बच्चे? यस एवरीबॉडी, ठीक है ना? तो मैंने यहां पे लिख देना है कि इन दिस blood vessels may be present but not bounded by, may be present but not bounded by, not bounded by capillary। तो कैपिलरी नहीं है इनके पास, hence blood is poured, poured का मतलब डाला जाता है, poured in open spaces, in open spaces called sinuses। तो ये जो ओपन स्पेस है, इस ओपन स्पेस को बोला साइनसिस, इस ओपन स्पेस को बोला साइनसिस, जहां पे आपने ब्लड को डंप कर दिया, ना कि कैपिलरी के अंदर। ठीक है, ठीक है, समझ रहे हो? यस एवरीबॉडी, हमने क्या बोला? इन दिस ब्लड वेजल्स में बी प्रेजेंट बट नॉट बाउंडेड बाय कैपिलरी, हेंस ब्लड इज पोर्ड इन ओपन स्पेस कॉल्ड साइनस। इस खाली स्पेस को आप साइनस बोलते हो, इस खाली स्पेस को बेटा आप साइनस बोलते हो, जिस खाली स्पेस में आप ब्लड को डंप कर देते हो। ये आपका खून है, आपका नहीं है, क्योंकि आपके पास ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता है। तो ब्लड को खाली स्पेस में डंप कर दिया, उस खाली स्पेस को साइनसेस बोल दिया। और आपके पास ब्लड वेसल थे यहां पे, लेकिन उनके बीच में कैपिलरी नेटवर्क नहीं था, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लोज्ड में क्या बोल रहे हो बेटा? ब्लड वेजल्स आर बाउंडेड बाय कैपिलरी, बाउंडेड बाय कैपिलरी नेटवर्क। अब एग्जाम्पल की बारी आती है कि कैसे याद रखोगे। तो एग्जाम्पल कैसे याद रखोगे वो भी बताती हूं। पहले आप डेफिनेशंस लिख लो, फिर एग्जाम्पल्स में जाऊंगी। पहले आप डेफिनेशन लिख लो, पहले आप डेफिनेशन लिख लो। डंप का मतलब होता है बेटा डाल देना, डंप का मतलब होता है पोर कर देना, डंप, इसी का मतलब होता है डंप। जैसे कचरे को डंप करते हैं ना, वैसे। ठीक है, यस। क्या कर लिया बच्चा पार्टी? एक बारी मेरे को थम्स अप दे देना अगर आपको ये वाली बात समझ आ गई है। एक बारी मेरे को थम्स अप दे देना बेटा अगर आपको ये वाली बात समझ आ गई है। यस, डन 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 डन। ठीक है बेटा, बहुत सही, बहुत सही। अब बेटा मैं अगले पेज में एग्जाम्पल बता रही हूं, ठीक है? मैं अगले पेज में एग्जाम्पल बता रही हूं। आपने यहां तक अगर नोट कर लिया है तो मैं अगले पेज में एग्जाम्पल बताऊंगी, क्योंकि यहां पे जगह नहीं है लिखने की, है ना? सो आई एम गिविंग जस्ट 1 मिनट। अगर आपने फिनिश नहीं किया है तो 1 मिनट दे रही हूं, आप इसे फटाफट से फिनिश कर लीजिए। ठीक है, फटाफट से फिनिश कर लीजिए। गिविंग यू 1 मिनट टू नोट इट डाउन। ठीक है, चलो बहुत ही बढ़िया। अब मैं बेटा एग्जाम्पल दे रही हूं, एग्जाम्पल्स ऑफ ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन के याद रख लो, जितने भी बचे हुए हैं वो सारे बेटा क्लोज्ड होंगे। सिर्फ ओपन का याद रख लो, बाकी जितने भी बचे हुए हैं वो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम के एग्जाम्पल होंगे। जिन बच्चों को पता है वो तो बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं पता है तो उनके लिए ये है।
इसको कैसे याद रख सकते हो? एंथे, एंथे, एंथे से ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम याद रख सकते हो कि किन किन के पास ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। ए से आर्थ्रोपोडा, ई से अकाइनोडर्मेटा, एच से हेमिकॉर्डेटा, टी से ट्यूनिकेटा, एन से नॉन सिफेलोपोड मॉल्यूस्क या मॉल्यूस्का। ठीक है, ट्यूनिकेटा को ही यूरोकॉर्डेट्स बोलते हैं और यूरोकॉर्डेटा एक्चुअल में एक तरीके का सब फाइलम है। तो ये आपके सब फाइलम्स में भी सारे एग्जांपल्स को कवर करते हुए चल रहा है। फाइलम एकाइनोडर्मेटा, फाइलम हेमिकॉर्डेटा, फाइलम नॉन सेफेलोपोड मॉल्यूस्का, फाइलम आर्थ्रोपोडा। पहले आप इसे नोट करो, फिर मैं समझाऊंगी। एक नोट डाल के लिख रही हूं। मॉल्यूस्का में दो तरीके के एनिमल्स आते हैं जो आप मॉल्यूस्का फाइलम जब मैं पढ़ाऊंगी तब आप देखोगे। एक होते हैं सेफेलोपोड्स, एक होते हैं नॉन सेफेलोपोड्स, जो हमने यहां पे लिखे हुए हैं। बहुत अच्छी ट्रिक है, वेरी गुड। अब एक बच्ची पूछ रही है कॉर्डेटा। जानवी बेटा तू बता कॉर्डेटा कहां पे आएगा बेटा? अगर कॉर्डेटा यहां पे नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है वो किसके एग्जाम्पल में होगा? क्लोज्ड में। अरे जितने भी बचे हुए एग्जाम्पल है सर्कुलेटरी सिस्टम जहां से चालू हुआ है एनेलिडा, उनमें से जितने भी फाइलम्स के नाम मैंने यहां लिखे हैं या जिस भी सब फाइलम, एक ही सब फाइलम है, बाकी सारे तो फाइलम है ना, फाइलम के अंडर सब फाइलम आता है, ये मैं आगे पढ़ाऊंगी। ठीक है, बाकी जितने भी बचे हुए हैं यार वो सारे क्लोज्ड के एग्जाम्पल, वो सारे क्लोज के एग्जाम्पल है, राइट? पॉरीफेरा पूछ रहे हो, पॉरीफेरा में सर्कुलेटरी सिस्टम है? कैसी पढ़ाई कर रहे हो यार? अभी क्या बताया था? एनेलिडा से शुरू हुआ ना सर्कुलेटरी सिस्टम। अब देखो आर्थ्रोपोडा में क्लोज सर्कुलेटरी, सॉरी ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। एन से मैंने लिखा हुआ है नॉन सिफेलोपोड मॉल्यूस्का। तो बेटा मॉल्यूस्का फाइलम तुमने अभी मैंने मॉल्यूस्का फाइलम तो जानते हो ना, एनेलिडा आर्थ्रोपोडा मॉल्यूस्का। जब आगे मॉल्यूस्का फाइलम पढ़ोगे तो आप देखोगे बेटा उनमें दो तरीके के एनिमल्स होते हैं। एक होते हैं जिन्हें बोला जाता है सिफेलोपोड्स, एक होते हैं जिन्हें बोला जाता है नॉन सिफेलोपोड। तो आप याद रखना उनमें दोनों तरीके के सर्कुलेटरी सिस्टम है, क्योंकि मैंने यहाँ पे आपको सिफेलोपोड्स यहाँ पे मैंने नॉन सिफेलोपोड्स लिखवाया हुआ है। यानी कि सिफेलोपोड्स में क्या होगा बेटा? क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। ये अंडरस्टूड है या नहीं? ये अंडरस्टूड हो रहा है कि नहीं? यस एवरीबॉडी बेटा, थोड़ी सी तो बेटा थोड़ा सा तो लॉजिक लगाओ, है ना? टी से मैंने क्या लिखा हुआ है बेटा? ट्यूनिकेटा। ट्यूनिकेटा जिसको एनसीईआरटी ने यूरोकॉर्डेटा, ये एक्चुअल में कॉर्डेट्स के अंडर एक सब फाइलम आता है। ये फाइलम नहीं है, ये सब फाइलम है। मैंने यहीं पे लिख दिया है ताकि आगे भी आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। ओपन क्लोज्ड आपने इसी से बेटा सारा फाइलम सब फाइलम क्लास सब क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो एक सब फाइलम हमने लिखा हुआ है ट्यूनिकेटा, उसमें भी ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। हेमिकॉर्डेटा फाइलम में भी बेटा क्या होता है? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। एकाइनोडर्मेटा में भी बेटा ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। अब आप मुझे बताओ बेटा एक बात, आप मुझे बताओ, अगर मैं अभी आपसे पूछूं बेटा एनेलिडा में कैसा सर्कुलेटरी सिस्टम है, तो बता नहीं पाओगे। मैम क्लोज्ड होता है, क्योंकि यहां पे लिखा ही नहीं है मैंने। ठीक है, फिर मैं आपसे पूछती हूँ आर्थ्रोपोडा में क्या होता है, आप बोलोगे ओपन होता है। फिर मैं आपसे पूछती हूँ मॉल्यूस्का में क्या होता है बेटा, आप बोलोगे मैम दोनों होता है। क्योंकि नॉन सेफेलोपोड जो मॉल्यूस्का है ये होते क्या है, इनकी डेफिनेशन क्या है वो अभी नहीं बता रही हूँ बेटा, सिर्फ फाइलम्स के नाम बता रही हूँ। ठीक है, तो उसमें क्या होगा बेटा? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। फिर मैं पूछूंगी बेटा एकाइनोडर्मेटा में क्या होता है, आप बोलोगे कि मैम ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम।
हेमिकॉर्डेटा में क्या होता है मैम? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। और कॉर्डेटा ज्यादातर उसमें क्या होता है बेटा? क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या क्लियर हो गया ये सभी को? तो आपको बेटा क्लोज के एग्जाम्पल अलग से लिखने नहीं है, आप ओपन याद रखोगे तो रेस्ट रिमेनिंग ऑल क्या हो जाएंगे? रिमेनिंग ऑल विल बी बेटा क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। डन है कि नहीं? डन है कि नहीं एवरीबॉडी? यस। फिर बेटा पॉरीफेरा पूछ रहे हो बेटा, फिर पॉरीफेरा पूछ रहे हो, क्या कर रहे हो बेटा? फिर कहोगे कि मैम आपको क्यों इतना गुस्सा आ रहा है? फिर पॉरीफेरा पूछ रहे हो बेटा, पढ़ते नहीं हो बिल्कुल। उस बच्ची का नाम लेना चाह रही थी जिस बच्ची ने ये लिखा था, फिर पॉरीफेरा पूछ रहे हो। मैंने बोला पॉरीफेरा में सर्कुलेटरी सिस्टम है बेटा, बोला मैंने बेटा। डन एवरीबॉडी? कुछ नहीं पढ़ना है बेटा, कुछ नहीं। उस बच्चे का एक इंटरव्यू सच में देखना चाहिए था। दकाए मतलब वो बच्चा ना बेटा, क्या बताऊं क्या उसकी बातें, किस लेवल की मैच्योरिटी थी। सिर्फ उसका ये टारगेट नहीं था कि उसको रैंक 1 लानी है, उस टारगेट के लिए कैसे प्रिपरेशन चाहिए कि मैं डेली सुबह 4 बजे उठूंगा और मैं दौड़ने जाऊंगा 5 किलोमीटर। और उसके लिए उसको मौत नहीं आती थी जैसे हमें बेटा क्या आती है, मौत आने लगती है। हमें मौत आती है कि हमें 2 घंटे पढ़ना है, फिर हमें एक और क्लास पढ़नी है, हमें स्कूल जाना है, हमें टेंशन होने लगती है। उसको वो टेंशन नहीं लगता था, उसको वो मोटिवेशन लगती थी कि यार मेरे को जिंदगी भर यही करना है यार, मैं जिस चीज के लिए प्रिपेयर कर रहा हूं मुझे उस चीज में अपना ये डेडिकेशन मांगेगा वो प्रोफेशन। और तुम जिस प्रोफेशन में जा रहे हो बेटा डॉक्टर बनने के लिए, वो भी इसी लेवल की डेडिकेशन, इसी लेवल का हार्डवर्क मांगेगा। तो उसको करने के लिए कतराना नहीं है बेटा। आप अपने अंदर से मोटिवेशन लेके आओ कि जो चीज मैं फ्यूचर में करने वाली हूं या फ्यूचर में करने वाला हूं, वो यही तो चीज बेटा मेरी टेस्ट कर रही है। मेरा पेशेंस, मेरी डेडिकेशन, मेरा डिसिप्लिन, मेरा हार्डवर्क। और जो चीज मैं अभी कर रहा हूं बेटा वही मुझे लाइफ लॉन्ग करनी है। राइट राइट। तो बेटा वो मेहनत अंदर से आनी चाहिए। डॉक्टर बनने वाले हैं अपन बेटा, डॉक्टर। अब आप बेटा ये एक टेबल बनाइए, इस टेबल को सबसे पहले लैंडस्केप में बनाना है, पोर्ट्रेट में नहीं, पोर्ट्रेट में नहीं बेटा, लैंडस्केप। ठीक है, लैंडस्केप में बनाना है। और मैं आपको बताती हूं बेटा आपको इसके अलावा भी कितने कॉलम्स बनाने। देखो एक तो यहां पे कितने कॉलम्स बनाने हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट टेबल है बेटा, क्योंकि ये सारे पूरा बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन का कंक्लूजन है। ए बी ऐसे करके करूंगी तो तुम्हें नंबर कहां से समझ में आएगा। तो बेटा तुम्हें यहां पे देखो मैंने कितने बनाए हैं। अरे भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, कोई फाइलम छूटा तो नहीं है इसमें बेटा। 1 2 3 4 5 6 7 और यहां पे और भी है बेटा, और भी है 7 फिर 8 फिर 9 फिर 10, टोटल 10। ठीक है, क्या सबको समझ आ गया? ठीक है, तो आपको टोटल 10 कॉलम्स बनाने हैं और साथ में आपको कितने 11 रोज रखने हैं। ठीक है, एक बार फटाफट से बना लो बेटा इसे। मैं आपको क्या कर रही हूं, टाइम दे रही हूं आपको। मैं अभी 2 से 3 मिनट का टाइम दे रही हूं, आप ये टेबल बनाइए। मेरी टेबल थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी बनी है बट कोई नहीं। ठीक है, आप इसे पहले बना लो, आप इसे पहले बना लो। ठीक है, बना लो। ये बेटा ये हमारी टेबल है। ठीक है, एनसीईआरटी में कुछ कुछ और फीचर्स दिए हुए हैं जो हमने अभी डिस्कस नहीं किए हैं। मैम एनसीईआरटी में तो 8 दिया हुआ है, एनसीईआरटी में तो 9 दिया हुआ है। अरे भाई ये हमने जितने भी कैरेक्टर्स अभी पढ़े हैं बेटा, ये उसके लिए एक टेबल है बेटा। वो कैरेक्टरिस्टिक्स जो अभी हमने डिस्टिंक्टिव फीचर्स पढ़े ही नहीं है वो हम यहाँ पे कैसे ऐड करेंगे, है ना। इसको आप लैंडस्केप में बनाइए और इसको लैंडस्केप में बनाने के बाद बेटा आप घर में जब इससे रिवाइज करेंगे तो आपको रिवाइज करने के वक्त में यही चीज बेटा वापस से बनानी है। थोड़े बड़े शीट में बना लेना और जिस जगह पे आप अपने बेड पे सोते हो या तो उसके साइड में या तो फ्रंट में कहीं पे भी इस चीज को पेस्ट कर लेना। तो इससे आपका
परमानेंट बेटा क्या होगा, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन आपको याद हो जाएगा। लेकिन ये टेबल को भरेंगे आप, ये मैं नहीं भरूंगी, ये मैं आपसे पूछूंगी अभी और फिर मैं इसको साथ में भरूंगी, ठीक है। जल्दी 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 जल्दी। बीपी का मतलब है बेटा बॉडी प्लान। डन 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 कर लो बेटा फटाफट से। इसके साथ में बेटा आपको 3 कॉलम्स और बनाने हैं ना, टोटल 10 पहले बना लो। यस जल्दी 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 जल्दी, एवरीबॉडी एवरीबॉडी एवरीबॉडी, फटाफट से फटाफट से। डन 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 करो। बन चुका है क्या? क्या बेटा बन चुका है? क्या बेटा बन चुका है? अब आपने अभी तक बेटा जितना भी कुछ पढ़ा है, अभी तक आपने 4th क्लासेस में जितना भी कुछ पढ़ा है बेटा, ये उसी का जिस्ट है। तो आप खुद से देखना कि आपको अभी तक क्लासेस की कितनी सारी चीजें याद हुई और कहां आप थोड़े से वीक हो जिसको आपको रिवाइज करने की जरूरत है, ठीक है। तो शुरू करें, क्या शुरू करें बेटा? इसको भरना और इसको आपने भरना है। और मैं आपको एक जेन्युइनली रिक्वेस्ट करूंगी, जो भी मेरे क्लास का अर्जुना सिंसियर बच्चा है बेटा, सिंसियर बच्चे प्लीज बेटा ये टेबल खुद से भरने की कोशिश करें। आप मेरे को सुनिए जरूर, पेंसिल से भरिए। अगर गलत भर दे रहे हैं गलती से तो उसको मिटा के आप सही कर सकते हो, पर मैं जेन्युइनली चाहती हूं कि आप खुद से इसे ट्राई करें, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं बेटा। ये पढ़ने के बाद उसी चीज को हम वापस से कर रहे हैं, ठीक है। चलो शुरू किया जाए बेटा, शुरू किया जाए। तो सबसे पहली चीज लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, आप सबका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बताएंगे। पॉरीफेरा में लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है बेटा? सेल्यूलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सीलेंट्रेटा में क्या होता है बेटा? टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। टीनोफोरा में क्या होता है बेटा? टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। प्लेटीहेलमिन्थेस में बेटा क्या होता है? ऑर्गन ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गन सिस्टम भी हो सकता है बट ऑर्गन मेनली हम लिखेंगे। और यहां से आप लिखोगे एस्केहेलमिन्थेस ऑर्गन सिस्टम, यहां से लेकर यहां तक ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर है यहां तक? क्लियर है यहां तक एवरीबॉडी? यस। सिमेट्री बेटा, सिमेट्री आप इसमें लिखेंगे क्या? पॉरीफेरा में वेरियसली सिमेट्रिकल या वेरियस सिमेट्री, मतलब अलग अलग टाइप की सिमेट्री होती है, लेकिन मोस्टली क्या होते हैं? एसिमेट्रिकल। वो भी ब्रैकेट में लिख लो, जगह थोड़ी कम है लेकिन लिख सकते हो क्योंकि जर्म लेयर यहां पे है नहीं। मोस्टली एसिमेट्रिकल कह सकते हैं, कह सकते हैं। यस एवरीवन, मेरे पास जगह कम थी। सीलेंट्रेटा में और टीनोफोरा में सिमेट्री कैसी होती है? रेडियली सिमेट्रिकल। आप अपने बेटा दिमाग से इसे कंपेयर करो। प्लेटीहेलमिन्थेस से लेकर कॉर्डेटा तक क्या होती है? बाइलेटरली सिमेट्रिकल। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन होता है। क्या एक्सेप्शन था? क्या एक्सेप्शन था बच्चों? जल्दी से बताएंगे क्या एक्सेप्शन था? क्या एक्सेप्शन था मैम? एकाइनोडर्मेटा में क्या होती थी? लार्वा जो होती थी मैम वो होती थी बाइलेटरल सिमेट्री, और मैम जो एडल्ट होता था वो होता था रेडियल सिमेट्री। क्लियर है ये? क्लियर है ये? यस एवरीवन, क्लियर है ये? कोई दुखदायक समस्या तो नहीं? कोई दुखदायक समस्या तो नहीं? अब मेरे को बताएंगे जर्म लेयर बच्चों, मेरे को बताएंगे जर्म लेयर। क्या पॉरीफेरा में कोई जर्म लेयर मैम ने बताई है? तो क्रॉस सीलेंट्रेटा और टीनोफोरा में मैम ने कोई जर्म लेयर बताई है? बिल्कुल बताई है। क्या बताया मैम ने इन दोनों में? डिप्लोब्लास्टिक। क्या बताया मैम ने? 2 जर्म लेयर होती है डिप्लोब्लास्टिक, बताया है कि नहीं? यहां से लेके यहां तक। प्लेटीहेलमिन्थेस से शुरू करके लास्ट तक ट्रिप्लोब्लास्टिक।
बताए कि नहीं? 3 जर्म लेयर। करेक्ट है बेटा, करेक्ट है बेटा, यस और नो, यस और नो, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है यहां तक? सीलोम पॉरीफेरा से लेकर टीनोफोरा एसिलोमेट। अरे टीनोफोरा ही नहीं बेटा, टीनोफोरा ही नहीं, क्या प्लैटी भी एसिलोमेट था कि नहीं? प्लैटी हेलमिंथिस भी एसिलोमेट था कि नहीं? राइट? अगर आपको कंफ्यूजन होती है तो बेटा आप ऐसे करके यहां तक, ये पूरा एसिलोमेट, राइट? और एशके हेलमिंथिस था स्यूडोसीलोम, स्यूडोसीलोम, और बेटा यहां से लेकर नीचे तक यूसीलोम। करेक्ट है? क्या यहां तक कोई प्रॉब्लम? क्या यहां तक कोई प्रॉब्लम? क्लियर है ना मैम? ये तो बहुत यूजफुल है, इसीलिए तो बनाया बेटा, इसीलिए तो बोल रही थी थोड़ा पेशेंस के साथ में सुनो यार। थ्योरी भी तो पढ़ना जरूरी है ना बेटा, तभी तो तुम्हें ये आसान लग रहा है ना। ये आसान तभी लग रहा है क्योंकि तुम्हें वो आता है, बिना उसे पढ़े ये आसान नहीं लगेगा। अब बॉडी प्लान बेटा जी जल्दी जल्दी बॉडी प्लान बताएंगे। पॉरीफेरा में तो मैंने कुछ नहीं बताया, तो मैंने इसीलिए यहां पे क्रॉस कर दिया है। सीलेंट्रेटा में मैंने तुम्हें बताया ब्लाइंड सैक, ब्लाइंड सैक, यहां पे भी मैंने तुम्हें बताया ब्लाइंड सैक, यहां पे भी मैंने तुम्हें बताया ब्लाइंड सैक, राइट? और यहां से लेकर मैंने यहां तक बताया ट्यूब विद इन ट्यूब, ट्यूब विद इन ट्यूब। बताया कि नहीं बच्चों? यस, क्लियर है, राइट? सेगमेंटेशन बेटा, सेगमेंटेशन, मेटामेरिक सेगमेंटेशन। बॉडी या तो एक्सटर्नली तुम्हें डिवाइडेड दिख रही है या तो बॉडी में इंटरनल तुम्हें डिवाइड दिख रहे हैं, बट मेटामेरिक सेगमेंटेशन इज ऑल्सो सीरियल रेपिटेशन ऑफ एटलीस्ट सम ऑर्गन्स। कुछ ऑर्गन का उन सेगमेंट्स में रिपीट होना जरूरी है, जो सिर्फ 3 फाइलम में दिखता है, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा एंड फाइलम कॉर्डेटा। तो सेगमेंटेशन यहां पे ब्रैकेट में मेटामेरिक सेगमेंटेशन कर सकते हो। तो ये मेटामेरिक सेगमेंटेशन आपको इसमें नहीं, इसमें नहीं, इसमें नहीं, इसमें नहीं, इसमें नहीं, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोल्यूस्का में नहीं, एकाइनोडर्मेटा में नहीं, हेमिकॉर्डेटा में नहीं, कॉर्डेटा। क्लियर है? यस, क्लियर है? नोटोकॉर्ड सिर्फ किसमें? सिर्फ किसमें? कॉर्डेटा। क्रॉस 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 क्रॉस। क्लियर है? क्लियर है? यस एवरीबॉडी, यस एवरीबॉडी। बताएंगे सारी जनता, क्या यहां तक लिख चुके हैं? क्या यहां तक लिख चुके हैं? एवरीबॉडी, एवरीबॉडी जल्दी से बताएंगे। देखो 4 क्लास का कंटेंट सिर्फ एक टेबल में, 4 क्लास का कंटेंट, बट इसका मतलब ये नहीं है बेटा कि तुम इनकी डेफिनेशन भूल जाओ। इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट ये एग्जांपल्स ही हैं। हालांकि ये एग्जांपल सबसे इंपॉर्टेंट है कि किसमें कौन सी सिमेट्री मिलती है, किसमें जर्म लेयर कैसा मिलता है, किसमें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, किसमें मेटामेरिक सेगमेंटेशन है, किसमें क्या सीलोम है। हालांकि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है, लेकिन बेटा डेफिनेशंस भी याद रखनी है। कल को तुम्हें अपने बेटा छोटे भाई बहनों को पढ़ाना पड़े तो कॉन्सेप्ट भी तो आने चाहिए। तुम्हारे भाई बहन तुम्हें बोलने लगेंगे, तुम्हारे दोस्त बोलेंगे रट के आ गया है, तो उसके लिए कॉन्सेप्ट भी आना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ जाए फिर। चलो बहुत शानदार बेटा, एक बार मेरे को ये बताएंगे, क्या इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम है? क्या इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम है? नहीं ना। इसमें कैसा है बेटा? है, बट इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम को शॉर्ट में डीएस लिख दे रही हूं, डाइजेस्टिव सिस्टम। इसमें भी इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, इनमें भी इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। यहां से बेटा शुरू होता है कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम और यहां तक जाता है। क्लियर है यहां तक बात? राइट। रेस्पिरेटरी सिस्टम कहां से चालू हुआ बेटा? रेस्पिरेटरी सिस्टम आर्थ्रोपोडा से प्रेजेंट, और प्रेजेंट सेम सेम सेम, एब्सेंट यहां से लेके यहां तक एब्सेंट। ठीक, क्लियर है? यहां तो सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। यहां प्रेजेंट है एनेलिडा में। एनेलिडा में कैसी है? क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। सिर्फ मुझे यहां तक का बता दो।
आर्थ्रोपोडा में क्या है बेटा? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट तो है लेकिन ओपन क्लोज। मॉल्यूस्का में बोथ प्रेजेंट है। एकाइनोडर्मेटा में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और प्रेजेंट है। हेमिकॉर्डेटा में भी ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट है। यहां पे भी आप मोस्टली लिखोगे क्या? क्लोज्ड। ठीक है, बस दैट्स इट बेटा। एक्चुअली कॉर्डेटा में मैंने मोस्टली क्यों लिखा है? क्योंकि वो जो ट्यूनिकेटा आपने लिखा हुआ है ना, ट्यूनिकेटा जैसे आपने यूरोकॉर्डेटा लिखा हुआ है, एंथे में जो ANT, वो ट्यूनिकेटा जो होता है ना, वो कॉर्डेटा के अंडर ही एक सब फाइलम होता है, इसलिए मैंने यहां पे मोस्टली लिख दिया है। अब आप मुझे बेटा जेन्युइनली दिल से एक बात बताओ कि देखो यही चीज अभी तक आपने पढ़ी, क्या आपको समझ नहीं आई बेटा? ये वो टेबल है बेटा, ये सेम वो टेबल है बेटा जिसमें मैंने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सिमेट्री, सीलोम, सेगमेंटेशन, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम और बॉडी प्लान वगैरह सब कुछ बताया है। अब आपको नहीं लगता कि क्या एक टेबल के फॉर्म में पढ़ना किसी भी चीज का बेटा, देखो तुम मुझे इसके लिए बुरा बोल सकते हो, तुम मुझे कह सकते हो कि मैम बहुत खराब है, मैम तो बहुत गंदी है, मैम बहुत बेकार है, कह सकते हो, बट इट्स ओके बेटा। पर एज अ टीचर अगर मैं अपनी एथिक्स देखूं, अपनी वैल्यू देखूं, तो मुझे लगता है कि मैं बच्चों को ऐसी आदत कोई नहीं डालना चाहती जिससे मेरे बच्चों को फ्यूचर में नुकसान हो। अभी मेरे को गाली देंगे चलेगा, लेकिन फ्यूचर में बच्चों को ये नहीं बोलना चाहिए कि यार मैम ने हमारी इतनी आदत खराब कर दी कि स्पून फीडिंग करती थी मैम। तो इतनी स्पून फीडिंग नहीं होनी चाहिए कि आप मैम से ये बोलो कि मैम शॉर्ट नोट्स भी आप ही बना के दे दो, मैम ये भी। बेटा आपको खुद से मेहनत करनी है। मेडिकल कॉलेज में जाओगे तो आपको ये रियलाइजेशन होगी कि यार हमारी आदत कितनी बिगड़ी हुई है, यहाँ तो कोई नोट्स ही नहीं बनवा रहा, नोट्स नाम की कोई चीज ही नहीं है ना। तो ये बेटा आपके साथ नहीं होना चाहिए। मैं दिल से, देखो मेरे को पता है मैं दिल से तुम्हारे लिए अच्छा कर रही हूँ, ठीक है, तो दिल से मैं तुम्हें अच्छा कर रही हूँ। मैं ये सोचती हूँ कि बच्चा खुद से ना, ये जो चीज आज मैंने तुम्हें सिखाई है ना बेटा, ये तुम खुद से करोगे। जब भी कोई फाइलम पढ़ते हो, जब भी कोई टॉपिक पढ़ते हो, चाहे फिजिक्स का हो, चाहे बॉटनी का हो, चाहे केमिस्ट्री का हो, उसके शॉर्ट नोट्स बेटा तुम्हें खुद बनाने हैं। शॉर्ट नोट स्टार्टिंग से नहीं बनाते हैं बेटा कि आप सोचोगे कि मैम टॉपर्स के नोट तो बहुत शॉर्ट होते हैं, मैम हम तो काफी सारा लिख रहे हैं। पहली बात तो हम काफी सारा नहीं लिख रहे हैं बेटा, और वो शॉर्ट नोट्स बेटा टॉपर खुद बनाता है, और तभी वो टॉपर बनता है। मैं तुम्हारे लिए शॉर्ट नोट्स नहीं बना के दे पाऊंगी बेटा, आपको शॉर्ट नोट्स खुद से बेटा बनाने हैं। और आप जब खुद से बेटा चीजों को मेहनत करके सीखोगे ना, तो वो चीज आपको बेटा लाइफ लॉन्ग याद रहेगी। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? यस। तो आज इसके आगे पढ़ाएं क्या या रहने दे? तो बेटा मैं चाहती हूं सेशन जब अर्जुना का एंड होना तो आप बोलेंगे कि मैम अब हम स्टार्टिंग में, और ये मेरा हर साल का एक्सपीरियंस रहा है, स्टार्टिंग में अर्जुना वाले जब आते थे ना तो मैम मेरे को भी बड़ी मौत आती थी कि इनको कैसे थोड़ा अलाइन करे पढ़ाई के साथ, कैसे इनमें थोड़ी मेहनत बेटा एकदम जगाएं। पर मेरे को ये भी भरोसा है कि विद टाइम बच्चे भी इतनी मेहनत करते हैं और हमारी मेहनत भी ऐसे रंग लाती है कि दोनों मिलके बेटा पेस इनका एकदम बढ़िया बढ़ जाता है। ठीक है, यस। तो एक ये चीज बेटा बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, चलो कोई बात नहीं, आज हम नहीं करते हैं, कोई बात नहीं। मैं आपको एक दो चीजें बता देती हूँ जो आपको पढ़ के आनी है, ठीक है, एक दो चीजें बता देती हूँ जो आपको पढ़ के आनी है, और एक टेबल और एक एनसीईआरटी की रीडिंग और करा देती हूँ, अब फिर आपको छोड़ देंगे। ठीक है, देखो एक टेबल एनसीईआरटी में ये भी दिया हुआ है, इसको भी एक बारी देख लेना, यहाँ पे बेटा किंगडम, एनिमेलिया, मल्टी सेल्यूलर ये बीच में बनाया हुआ है। ठीक है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सेल्यूलर, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बताया हुआ है। फिर सिमेट्री में दिखाया हुआ है जो सेल्यूलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जिनमें होता है वो मोस्टली एसिमेट्रिकल होते हैं, यानी पॉरीफेरा की बात की है, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, अब देखो बॉडी कैविटी उनमें पॉरीफेरा में क्या होती है, एसिलोमेट होते हैं, और एग्जाम्पल भी दिया हुआ है पॉरीफेरा। फिर बोला है कि टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम, जिनमें ये ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है उनमें ये दो तरीके की सिमेट्री दिखती है। रेडियली सिमेट्रिकल जो होते हैं वो एसिलोमेट होते हैं। रेडियली सिमेट्रिकल में कौन आता है, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा। ठीक है, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा। ठीक है, लेकिन एसिलोमेटा में बेटा आपकी प्लैटीहेल्मिन्थिस भी आएगी, आगे आप देखोगे। तो रेडियल सिमेट्री है, बाइलेटरल सिमेट्री है। बाइलेटरल सिमेट्री में दिखाया हुआ है एसिलोमेट, स्यूडोसिलोमेट और सिलोमेट। तो रेडियली सिमेट्रिकल भी एसिलोमेट हो सकते हैं, बाइलेटरली सिमेट्रिकल भी एसिलोमेट हो सकते हैं, जैसे कि प्लैटीहेल्मिन्थिस। स्यूडोसिलोम क्या है बेटा, एशके हेल्मिन्थिस, और ट्रू सिलोम क्या है, एनेलिडा से लेकर कॉर्डेटा। ये टेबल से कहीं गुना ज्यादा अच्छी टेबल लास्ट वाली है। ये बच्चा पढ़ के थोड़ा सा कंफ्यूज्ड फील करता है,
इसमें ऐसा कुछ नहीं कि मैम ये नहीं पढ़े तो क्या कुछ प्रॉब्लम होगी, नहीं बेटा ये वही चीज दी हुई है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग ये थोड़ी सी ज्यादा कंफ्यूजिंग है। लास्ट वाली जो टेबल दी हुई है या जो टेबल हमने बनाई है बेटा, वो टेबल बहुत ईजी है, तो वो टेबल आपने जरूर 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 पढ़नी है, ठीक है। ये वाली टेबल वो वाली टेबल दोनों सेम है, इसको अलग से बनाने की बिल्कुल बिल्कुल जरूरत नहीं है। और एक मैं बेटा सेगमेंटेशन वाला जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, एक बार इसकी एनसीईआरटी रीडिंग करा देती हूँ, देन वी विल एंड, ठीक है। और आप बनाएंगे और आप मेरे से शेयर भी करेंगे, अगर आप शेयर कर पाए। मैंने कल भी बताया था, मैं सबके मैसेजेस तो नहीं खोल पाती हूँ, बट जितने लोग भी मेरे को इंस्टाग्राम पे शेयर करते हैं, मैं कोशिश करती हूँ, मैं प्रॉमिस नहीं कर रही हूँ, सबका नहीं देख पाती, ठीक है, लेकिन जब देखती हूँ तो अच्छा लगता है कि मेरे ही बच्चे ने बनाया बहुत अच्छे से। देखो सेगमेंटेशन में क्या लिखा हुआ है, इन सम एनिमल्स बॉडी इज एक्सटर्नली एंड इंटरनली डिवाइडेड इनटू सेगमेंट विद अ सीरियल रेपिटेशन ऑफ एटलीस्ट सम ऑर्गन। फॉर एग्जांपल इन अर्थवर्म बॉडी शो दिस पैटर्न, this is called metameric segmentation and the phenomena is called as metamerism, ठीक है। नोटोकॉर्ड अच्छा दिया हुआ है, देखो एनसीईआरटी में इसका ओरिजिन दिया हुआ है, इसलिए हमने ओरिजिन लिख लिया है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। Notochord is a mesodermally derived rod-like structure formed in the dorsal side during embryonic development in some animal. Animal with notochord are called chordates and those which do not form this are non-chordate. Porifera to echinodermata. ठीक है, समझ आ गई बात? तो बेटा एक बारी नहीं, प्रिंट आउट नहीं निकालना है बेटा, ये टेबल आप खुद से बनाएंगे और अगले दिन के लिए ये वाला फाइलम होमवर्क है, ये वाला फाइलम बेटा आप घर से पढ़ के आएंगे। पॉरीफेरा और सीलेंट्रेटा भी हम अगले दिन करेंगे, ठीक है। आप पॉरीफेरा और सीलेंट्रेटा दोनों पढ़ के आएंगे, आप पॉरीफेरा और सीलेंट्रेटा बेटा दोनों पढ़ के आएंगे। समझ आ गई बात? क्या बेटा फिर क्लास को एंड कर दिया जाए? थोड़ा एनसीईआरटी से पढ़ के आ जाना, थोड़ा एनसीईआरटी से पढ़ के आ जाना। यस माय सपोला आर्मी, क्या हम बेटा क्लास की समाप्ति कर दें? यस, बहुत बहुत धन्यवाद। गला एकदम बेटा दुख गया है, ठीक है। सॉन्ग आज मैं तुम्हारे मम्मियों के लिए गाना सुनाना चाहती हूँ, ठीक है। जितनी भी मेरी मम्मी के लिए भी सुना दूंगी, मेरी मम्मी अगर कभी मैंने उनको क्लास दिखाई तो मेरी मम्मी के लिए भी सुना दूंगी। और जितनी भी मम्मियां, उन सबको पहली बात तो मेरा नमस्कार कि आप लोग अपने बच्चे को बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे हैं और उनकी पढ़ाई करवा रहे हैं। उन पे जरूर ध्यान दीजिए कि बच्चे ध्यान से पढ़ें, ठीक है। और सिर्फ अपना प्यार अपनी मम्मियों को जताने के लिए ये गाना मम्मियों के लिए, ठीक है। यस, मेरा सांस बहुत फूल रहा है, पता नहीं मैं कैसे गा पाऊंगी, ठीक है। उंगली पकड़ के फिर से सिखा दे, गोदी उठा लेना माँ, आंचल से मेरा मुंह पोंछ देना, मैला सा लागे जहां, आई ओरी ए ओ आन आहा, आंखें दिखाए मुझे जब जिंदगी, याद मुझे आती है तेरे गुस्से की, डांटा भी तो तूने मुझे फूलों की तरह, क्यों नहीं माँ सारी दुनिया तेरी तरह, उंगली पकड़ के फिर से सिखा दे, गोदी उठा लेना माँ, आंचल से मेरा मुंह पोंछ देना, मैला सा लागे जहां, तेरी नजर से मुझे देखे ना जहां, दुनिया को तू डांटेगी ना माँ, तेरी नजर से मुझे देखे ना जहां, दुनिया को तू डांटेगी ना माँ, ठीक है। तो टू ऑल दी मदर्स लॉट्स ऑफ लव, टू ऑल दी किड्स लॉट्स ऑफ लव, टू ऑल माय सपोला आर्मी लॉट्स ऑफ लव। बेटा पेशेंस, डिसिप्लिन, हार्ड वर्क इज द ओनली की टू सक्सेस। हम भी करेंगे और आप भी करेंगे बेटा, तो हम जीवन में कुछ अच्छा जरूर अचीव कर पाएंगे। और याद रखिएगा बेटा, आप एकेडमिकली बहुत अच्छे बन सकते हैं, कोई भी बन सकता है, बट जीवन में सिर्फ एकेडमिक्स में अच्छा नहीं होना है, आपने जीवन में अच्छा इंसान बनना है बेटा। जान के अनजाने में कोशिश कीजिए कि आप किसी का भी बेटा दिल ना दुखाए, हमेशा बी काइंड,
बी रिस्पेक्टफुल, अपने बड़ों के लिए भी, अपने छोटों के लिए भी, ठीक है। तो जीवन में एक अच्छा इंसान बनना बेटा कई ज़्यादा ज़रूरी होता है एकेडमिकली फर्स्ट आने के लिए या इन सब चीज़ों के लिए, ठीक है। मिलते हैं बेटा अगली क्लास में, रिवाइज करते रहिए, कमेंट जरूर करना लेक्चर के बाद में कि कैसा लगा कमेंट्स, ठीक है। थैंक यू, बहुत सारा प्यार, ठीक है। बाय बाय, थैंक यू बच्चों, थैंक यू।